हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 7 ऑफ 8th क्लास। और इसमें हम देखेंगे कि क्या है आपका फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शंस, यानी कि वो फैक्टर्स जो आपके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। अगर आप दूसरे तरह से देखोगे इस चीज़ को, आप दूसरे नज़रिए से देखोगे बेटा, तो आपको ये समझ आएगा कि ये आपका बेस बनेगा इकोनॉमी का, है ना। क्योंकि यहाँ से आपको एक अलग तरह से इकोनॉमी जो है आपके अब फ्यूचर में आपके 9th क्लास, आपके 10th क्लास में जो होगी आएगी, है ना। तो एक ही चैप्टर है जो पूरा फोकस करता है अपना इकोनॉमी के ऊपर, और आपको बताता है कि इकोनॉमी के बेसिक जो फंडामेंटल एलिमेंट्स वो क्या क्या के हैं, है ना। तो हम इसको देखेंगे और स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ जाते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी हेल्प करे, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, क्लास 9th एंड क्लास 10th, है ना। आपकी हेल्प करे, आपके कुछ डाउट्स जो रह जाते हैं स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में, वो आपके क्लियर करने की कोशिश करें, और आपको इस तरह से पढ़ाएं कि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और आप एग्ज़ाम के लिए भी रेडी हो जाओ। तो मैं ये आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में बेटा देखो, हम वन शॉट में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी की तरफ जाते हो और एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हो तो पहले आपको एक कोट मिलता है जिसमें ये लिखा गया है कि फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी विल प्रोबेबली कम अबाउट फ्रॉम मोर एफिशिएंटली यूजिंग लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दस दे मस्ट बी यूज मोर एफिशिएंटली। तो वो ये बताता है कि एक इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पर एक बहुत डाइवर्स, है ना, कंडीशंस हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, हमारा जो डिफरेंट टाइप की फिजियोग्राफी है, क्लाइमेट हमारी डिफरेंट है, वहाँ पर अगर आपको सही ढंग से ग्रोथ लानी है और प्रोडक्टिविटी लानी है तो वो कैसे आएगी? अगर आप लैंड को, अगर आप लेबर को और अगर आप कैपिटल को सही ढंग से यूज़ करोगे। किस किस को? लैंड को, लेबर को, कैपिटल को सही ढंग से यूज़ करोगे, एफिशिएंटली यूज़ करोगे, तभी जो है आप अच्छे से, मोर एफिशिएंटली जो होगा, अपने कंट्री की ग्रोथ कर सकते हो या फिर प्रोडक्टिविटी ला सकते हो, है ना। समझ आया? अब ये क्या होता है लैंड, क्या होता है लेबर और क्या होता है कैपिटल, हम यहाँ इस चैप्टर में यही सब चीज़ें देखेंगे। और ये कोट किसने दिया था? ये विवेक देबरॉय ने दिया था। और ये कौन थे? ये थे चेयरमैन हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, है ना। हमारी एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है और वो क्या काम करती है? हमारे को एडवाइस देती है इकोनॉमिक मैटर्स में ना। अभी आपको इतना इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विवेक देबरॉय जी ने ये कहा था और कब कहा था, और ये कब थे इकोनॉमिक एडवाइज़र? ये थे 2017 और से लेके 24 तक, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, है ना। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? पहले ये देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन होते क्या क्या हैं, है ना। अभी आपको डाउट हो रहा होगा माइंड में कि क्या बात करें हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम सब देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शंस। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शंस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स, और इसके फैसिलिटेटर्स क्या हैं? फैसिलिटेटर्स क्या होता है बेटा? जो हेल्प करते हैं किसी चीज़ को होने में, करने में, है ना। इसके दोस्त, मतलब आप समझ लीजिए दोस्त कौन कौन से हैं। तो वो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है किसी को, तो इसलिए यहाँ पर ये सब है, उस पर फोकस नहीं करेंगे। जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ आप उस पर फोकस करोगे, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए सबसे पहले कि आपको अपने घर के बाहर या आपको अपने इंस्टीट्यूट के बाहर या स्कूल के बाहर एक ना
आइसक्रीम का पार्लर ओपन करना है ना, आइसक्रीम पार्लर ओपन करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ मतलब कुछ क्या क्या चाहिए होगा आपको उसको काम चलाने के लिए, वो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ऐसी क्या क्या ऐसे आपको जो पूरे सिस्टम चाहिए होगा जिससे आप उस चीज़ को रन कर सको, अपने आइसक्रीम पार्लर को रन कर सको। कि मेरे को अपने माइंड में ये सोचो, जैसे आंखें बंद करो और सोचो आपको घर के बाहर या अपने इंस्टीट्यूट के बाहर एक आइसक्रीम पार्लर लगाना, आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको लैंड चाहिए होगी, फिर उसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, चाहे वो आप जो हो मूवेबल हो चाहे अनमूवेबल हो, एक मतलब स्टिल हो कहीं पर, या फिर उसके बाद क्या चाहिए होगा? आपको स्टाफ चाहिए होगा। उसके बाद क्या चाहिए होगा आपको मशीनरीज चाहिए होंगी, आपको अंदर का पूरा सिस्टम फ्रिज चाहिए होगा, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और उसके बाद बस ऐसे इमेजिन करो क्या क्या चाहिए होगा ना। तो वो सब चीज़ें है ना, वो सब चीज़ें आपको पैसे चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें जो आपकी हेल्प कर रही हैं, ये क्या होती हैं? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं। समझ आया? ये सब क्या होती हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं। तो यहाँ आपकी बुक कहती है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर क्लॉथ्स, हाउ योर शूज़, हाउ योर स्कूल बैग, फर्नीचर, फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा आर मेड? है ना? कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपके जो स्कूल बैग्स हैं, आपकी यूनिफॉर्म है, आपके फ़ोन हैं, आपके बुक्स हैं, आपके पेंसिल पेन्स, ये सब चीज़ें बनती कैसी हैं ना? इनका प्रोसेस, मतलब आप ये इमेजिन कर लोगे कि हाँ सर फैक्ट्री में कहीं बनती होगी, पर कैसे क्या प्रोसेस होता होगा इनका प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और लास्ट में जहाँ से हमारे को फिनिश गुड मिल रहा है, फिनिश गुड मतलब फाइनल गुड मिल रहा है, वहाँ तक क्या प्रोसेसिंग चल रही होगी? कभी सोचा है ऐसा? उसके बाद एवरी प्रोडक्ट अराउंड यू गोज़ थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर इट फाइनली रीचेस यू। तो एक वही चीज़ बता रहा है ये आपको कि ये सब चीज़ें जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, अपने सराउंडिंग में देख रही हो, वो कैसे बन रही हैं? वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस से पास हो रही हैं, है ना? एक प्रोडक्शन प्रोसेस से पास होकर आपको लास्ट में फाइनली आपके पास पहुंचती हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग रिसोर्सेज और इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें इस सब प्रोडक्शन प्रोसेस में, इस प्रोडक्शन प्रोसेस की जिसकी हमने बात करी ऊपर, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज की हमारे को ज़रूरत होती है। उन रिसोर्सेज को इनपुट्स भी बोलते हैं। इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किस पर्पज़ के लिए? इस पर्पज़ के लिए कि हम क्या कर सकें, हम फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे को चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो चीज़ हम तक पहुंच सके, हमको मिल सके, है ना? द रिसोर्सेज आर इनपुट्स यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर हैंस कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बेटा कि देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाने यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, इसको थोड़ा सा इजी करके मैं समझाता हूँ। हाँ देखो, सपोज़ आपको कोई कुछ फाइनल गुड चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेन चाहिए, है ना? आपको पेन चाहिए। अब आपको पेन चाहिए तो ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा ऐसे, पहले आपको कुछ रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कैसे, कौन कौन सा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपको इंक लानी पड़े, है ना? इंक लानी पड़े, और क्या लाना पड़ेगा, और आपको हो सकता है उसकी कैप लानी पड़े, उसकी बॉडी लानी पड़े, है ना? और आपको क्या चाहिए होगा? और हो सकता है आपको उसकी आगे जो पॉइंट्स होते हैं, निब्स होती हैं, वो लानी पड़े, है ना? निब्स लानी पड़े। और क्या चाहिए होगा आपको और इसके अलावा हो सकता है कि स्टिकर्स लाने पड़ें, जिस स्टिकर को आपने लगाने हैं। ये सब चीज़ें आपको और भी कुछ भी आपको लाना मतलब पड़ सकता है। अलग अलग डिज़ाइन बनाने हो, अलग अलग टाइप की बॉडीज़ लानी पड़ सकती हैं। ये सब आपको रॉ मटेरियल होगा ना। इसके बाद आप क्या होगा करोगे, इसको आप करोगे प्रोसेसिंग प्रोसेस में डालोगे, मतलब एक प्रोसेसिंग जो सिस्टम होगा उसमें डालोगे, है ना? प्रोसेसिंग करोगे, इनकी प्रोसेसिंग करोगे। अब आप प्रोसेसिंग में क्या होगा, ये प्रोसेसिंग में क्या होता है बेटा? प्रोसेसिंग में ये सब चीज़ें जो हमारे को रॉ मटेरियल आए थे, इन सबको अलाइन किया जाता है ना? इनको जोड़ा जाता है। कुछ चीज़ें जो कच्ची होती हैं उनको प्रॉपरली उनको जो किया जाता है, मतलब फिनिश्ड फॉर्म दी जाती है। ठीक है, फिनिश फॉर्म करके क्या होगा, प्रोसेसिंग जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? पेन होगा। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा कि आप रॉ मटेरियल डाल रहे हो एक प्रोसेसिंग जो प्रोसेस में, और प्रोसेसिंग करने के लिए डालने के बाद वहाँ से क्या कर रहा है, मिल रहा है आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना? रॉ मटेरियल डाला आपने प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको मिला फाइनल प्रोडक्ट। तो इस सारी चीज़ में ये जो रॉ मटेरियल है ना,
जो रॉ मटेरियल जो इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स भी होते हैं ना, इनपुट्स हैं, तो ये जो इनपुट है ये क्या होता है, यही होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझे? मतलब कि अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ तो मैं आपको बताना चाहूँ, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होगी, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो आप, किसी चीज़ को बनाने का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होगी ना उस चीज़ को बनाने के लिए, है ना, वो सब क्या होगा, वो होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब उसमें खाली हम रॉ मटेरियल की बात नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप बस यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही है, यहाँ पर उस ज़मीन की बात भी हो रही है, जो ज़मीन आपने उस फैक्ट्री को लगाने के लिए खरीदी है या रेंट पर ली है, जो भी है ना, वो बिल्डिंग आपने ली है या ज़मीन ली है, वो उसकी भी बात होगी, उस फर्नीचर की भी बात होगी जहाँ पर आप बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे लगी हुई हर चीज़ जो आपके बिज़नेस में आपको हेल्प कर रही है, हर वो चीज़, है ना, उस सब की जो वो मतलब आप सबको इंक्लूड करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए, हर वो चीज़ जो आपके बिज़नेस को रन करने में आपकी हेल्प कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल है, मतलब पैसा है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो मशीनरीज़ हैं, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो कुछ भी है, मैन पावर है, लोग हैं, वो सब जो हैं वो क्या हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है बेटा। अब मुझे लगता है इससे अच्छा तो आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हो। फिर भी आपको डाउट है तो आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि कोई चीज़ आप कुछ को बिजनेस, कोई तो बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हो, और उस बिज़नेस स्टार्ट करने में आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ वो चीज़ को बनाने के लिए जिसके लिए आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, है ना। सबसे पहले आपको ज़मीन से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको पैसों से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये सब यहाँ पर होंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम आगे क्या है। आगे जब हम बात करते हैं तो कहाँ गए, हाँ, आगे जब हम बात करते हैं तो ये पहला ख़त्म होता है। फिर ये आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि मीट रत्ना, रत्ना कौन है, हु रन्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट, ठीक है, एक स्मॉल छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है जिसका नाम है पॉज पॉइंट, ठीक है, ऑन ए सिटी आउटस्कर्ट्स। सिटी आउटस्कर्ट्स मतलब कि सिटी के बाहर कहीं पर, है ना, सिटी के बाहर आउटस्कर्ट एरियाज़ में। पॉपुलर अमंग हाईवे ट्रैवलर्स, तो लोग जो हाईवे के पास कहीं पर होगा वो, और लोग जो वहाँ से जाते थे उनमें काफ़ी फेमस था। क्यों फेमस था, बहुत टेस्टी खाना होता था, हाई क्वालिटी फूड होता था, ठीक है। पास पॉइंट क्या होता था, इज़ ग्रोइंग विद अ टीम ऑफ 7 पीपल, 7 लोग जो थे वहाँ पर काम कर रहे थे। हु असिस्ट रत्ना इन मैनेजिंग द बिजनेस, तो ये 7 लोग क्या करते थे, ये एम्प्लॉय थे किसके, रत्ना के, इसको हेल्प करते थे अब इसका बिज़नेस के लिए में रन करने में, है ना। व्हेन शी स्टार्टेड 5 years ago शी हैड टू चूज़ ए लोकेशन। देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, सब जब उसने 5 साल पहले बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना, उसको क्या करना पड़ा था, पहले तो उसको लोकेशन देखनी पड़ी थी, मेरे को काम कहाँ स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा था मनी को, पैसे कैसे ऑर्गेनाइज़ करने हैं ना, रेंट का जो रेंट देना था, क्योंकि लोकेशन के लिए उसको रेंट देना पड़ा होगा, उसने खरीदी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल उसने रेंट पर ली होगी, तो उसके लिए पैसे अरेंज करना, ठीक है। इक्विपमेंट्स जो जो उसको चीज़ें चाहिए होंगी उनको करना, स्टाफ को हायर करना, है ना। फिर इंग्रेडिएंट्स जो उसको चाहिए थे उनको खरीदना, और एंड प्लान हाउ टू मेक हर ड्रीम्स अ सक्सेस, और अपने सपनों को सच कैसे करना है उसके लिए प्लानिंग करना। तो ये सब चीज़ें उसको चाहिए करनी हो पड़ी होंगी, है ना। अब बिज़नेस की बात करते हैं, अब आगे बिज़नेस, अब ये इसका क्या कंसेप्ट हुआ, इसको मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा, इसका भी क्या होगा, यहाँ पर क्या ये क्यों स्टोरी सुनाई गई है। बट अभी हम आगे चलते हैं। कहते हैं बिजनेसेस कंबाइन वेरियस इनपुट्स, है ना, वेरियस इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आपको पता है ना बेटा क्या होता है, हम इसको भी देखते हैं। विच आल्सो जनरेट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। अब कहता है कि बिज़नेस क्या है, अब बिज़नेस के बारे में हमारे को बता रहा है, तो बिज़नेस के लिए बता रहा है कि ये क्या करता है, बिज़नेस कंबाइंस वेरियस इनपुट्स एंड और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो भी आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं ना, हमने बात की थी बिज़नेस की, एक बिज़नेस को रन करने के लिए या किसी चीज़ को चलाना है आपने, बनाना है आपने, उसके लिए आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपको अलग अलग इनपुट्स चाहिए होंगे ना। तो ये वही कह रहा है कि सब इनपुट्स को इकट्ठा करना, क्यों इकट्ठा करना है, ताकि हम गुड्स को या सर्विसेज को बना पाएँ। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या, वो गुड्स क्या हो गया, सामान, है ना, सामान। सामान मतलब जो टचेबल हो, टेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, वो सब चीज़ें, जैसे फर्नीचर हो गया, बुक्स होगी, यूनिफॉर्म होगी, ये सब क्या होती है, टचेबल होती है ना, इनको आप टच कर सकते हो, तो ये हो गया सामान हो गया, इनको बोलते हैं गुड्स। और सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज होता है जो इंटेंजिबल होती हैं ना, इंटेंजिबल मतलब
इंटेंजिबल बेटा मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, है ना, इनको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जो सेवाएं देते हो लोगों को, फॉर एग्जांपल आपको टीचर क्या कर रहा है, आपको कुछ सामान तो नहीं दे रहा ना, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको टच नहीं कर सकते, जो वो आपको टीचिंग दे रहा है उसको टच नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे सर्विस दे। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो चेक कराने, वो क्या करते हैं, वो आपको कोई चीज़ नहीं दे रही हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपको एग्ज़ामिन कर रहे हैं ना, आपको आपको जो आपकी हेल्थ चेक कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करने हैं। और एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से इंस्टीट्यूट जाते हो या स्कूल जाते हो, तो आपको स्कूल वालों ने, इंस्टीट्यूट वालों ने ट्रांसपोर्टेशन लगा के दी हुई है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन वाले क्या कर रहे हैं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं, आपके घर से इंस्टीट्यूट पहुँचा रहे हैं या इंस्टीट्यूट से घर पहुँचा रहे हैं। तो आपको वो कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते ना, तो इन सब चीज़ों को इसलिए बोलते हैं इंटेंजिबल, और ये क्या होती हैं, सर्विसेज। ठीक है बेटा, समझ गए। तो अब ये कह रहा है कोई भी चीज़, अब देखो बिज़नेस दो ही टाइप के होते हैं, या तो आपको गुड्स देते हैं, वो सामान देते हैं, या आपको सर्विस देते हैं। इसके अलावा बिज़नेस और कुछ काम करते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप इनपुट्स को कंबाइन करते हो, है ना, इनपुट्स को कंबाइन करते हो, और इनपुट्स को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। जब आप इनपुट्स को कंबाइन करते हो, क्यों करते हो, ताकि आप गुड्स को बना सको या सर्विसेज को बना सको। क्योंकि जब आप कोई भी इनपुट को इकट्ठे करोगे, क्यों करोगे, कुछ बनाने के लिए, है ना, जो भी आप रॉ मटेरियल लाओगे कुछ बनाने के लिए, तो आप उन चीज़ों को जब इकट्ठे करते हो गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं बिजनेस। और बिजनेस में और क्या होता है, बिजनेस में जनरेट होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है, लोगों के लिए बिजनेस क्रिएट करता है। लोग मतलब अपना छोटे छोटी दुकानें कर सकते हैं। कोई अगर बड़ी फैक्ट्री लगी है, उस फैक्ट्री में लोग भी काम कर रहे होंगे, उस फैक्ट्री में जो चीज़ बन रही होगी उससे लोग बेच रहे होंगे, ख़रीद रहे होंगे, तो एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है उससे, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है ना उससे, तो वही चीज़ बता रहा है कि बिज़नेस से क्या होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो बेटा, एसएसटी थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट होता है। बोरिंग नहीं बोलूँगा मैं, बोरिंग थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट होता है। इसलिए ना आपको चीज़ों को लिंक करते हुए चलना है ना। जहाँ पे आपको लगे आप ज़्यादा बोर हो रहे हो, वीडियो को वहीं रोक लो, थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, वापस आओ, वहीं से जो है प्ले करो, आगे देखो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि अलग अलग शॉप्स होती हैं, शॉप्स में गुड्स एंड जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं, है ना, इनपुट्स उनमें क्या क्या यूज़ होते हैं, और ये सब चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे, फूड ग्रेन्स देंगे वो, है ना, चावल देंगे आपको, दालें देंगे आपको, आटा देंगे आपको, दूध देंगे आपको, ब्रेड देंगे, ये सब मिलते हैं ना ग्रोसरी शॉप से। और इनपुट क्या यूज़ होता है वहाँ पे, पैकेज्ड गुड्स यूज़ होते हैं, पेरिशेबल गुड्स यूज़ होते हैं, जो ख़राब हो सकती हैं, स्टोरेज स्पेसिस होती हैं, ये सब यहाँ पे इनपुट्स होती हैं। ये सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है इन इकोनॉमिक्स द इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब यहाँ पे मेन टाइप चीज़ आई। कहता कि जब आप इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हो ना, जब भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इकोनॉमिक्स में बात करते हो, तो ये 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है पहली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये 4 टाइप की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और इसी के आगे पीछे जो आपका चैप्टर ये घूमेगा, ये जब 4 चीज़ें, इन्हीं के आगे पीछे आपका चैप्टर घूमेगा। ठीक है, तो ये 4 जो हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, और एक 5वां है इनका दोस्त। ठीक है, इनका दोस्त कौन है? जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब जो इनकी हेल्प करता है। देखो, कोई भी चीज़ आप बना लोगे, है ना, आज से 50 साल 100 साल पहले भी हो सकता है लोग कपड़े बनाते थे, कपड़ों की छोटी छोटी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती होंगी, इंडस्ट्रीज़ होती होंगी। पर जब से टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, मशीनरीज़ आई हैं, तो क्या हुआ है, वो जो कपड़े बनाने की स्पीड थी वो बढ़ गई, कपड़े बनाने की जो एक्यूरेसी थी, जो एफिशिएंसी थी, उसमें वो इंक्रीज़ होगी, है ना। तो टेक्नोलॉजी ने क्या करती है, टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करती है, आपकी जो एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपकी स्पीड को बढ़ाती है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाती है, आपकी मतलब ओवरऑल जो आपकी हेल्प कर रही है ना। अब टेक्नोलॉजी की हर चीज़ में, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करोगे, वो क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी। तो यही चीज़ बोल रहा है कि लैंड है, लेबर है, फैक्टर अपना कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये तो हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पर इनको जब इनके साथ आकर टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, तो क्या करती है, इनकी हेल्प करती है ना, उस चीज़ को और जो प्रोडक्टिविटी इनकी और बढ़ाने के लिए, है ना।
आगे चलते हैं विद द सेम फ्यूर इनपुट्स। हाँ, तो देखिए ये वही मैंने आपको जो बताया, टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करती है, विद द क्रूशियल फैक्टर दैट enables businesses to produce more goods, ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए विद द सेम और फ्यूअर इनपुट्स। मतलब कि हो सकता है, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप पहले 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप बना रहे हो बिस्किट, ठीक है, बिस्किट बना रहे हो, तो आप 10 दिन में 5 किलो आटे से 4 जो है बिस्किट बनाते, 4 पैकेट बिस्किट के बनाते थे, या 5 पैकेट बिस्किट के बनाते थे। 5 किलो आटे से 5 पैकेट बिस्किट के बनाते थे 10 दिन में। अब जब टेक्नोलॉजी आई है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। 10 दिन में 5 पैकेट बिस्किट बनाते थे, 5 केजी रॉ मटेरियल यूज़ करके, आटा, चीनी, ये सब यूज़ करके, ऑयल वगैरह सब यूज़ करके। अब क्या हुआ, अब जब टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ किया तो क्या हुआ, अब वही 5 पैकेट आप लोग 3 केजी आटे से 2 दिन में बना रहे हो। 2 दिन यहाँ थे, 10 दिन, और यहाँ हो गए 2 दिन, 2 दिन में बना रहे हो, ठीक है बेटा। तो टेक्नोलॉजी आपकी इस तरह से हेल्प कर रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सबको। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड के बारे में, तो कि जब हम लैंड की बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो लैंड क्या होती है। तो लैंड बेटा देखो, जब आप इकॉनमी की बात कर रहे हो और बात कर रहे हो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो लैंड यहाँ पर कभी भी ये नहीं, सिर्फ ये नहीं होगा, कभी भी मतलब नहीं, सिर्फ ये नहीं होगा कि जो ज़मीन की आप बात करोगे, है ना, ज़मीन की आप बात कर रहे हो, उसकी बात नहीं होगी लैंड की। लैंड में इंक्लूड क्या क्या होगा, ज़मीन तो होगी ही, इसके साथ वो सब नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे, जो आप ज़मीन से या इन्वायरमेंट से या नेचर से जो है वो आप ले रहे हो, है ना, वो सब चीज़ें किस में आएंगी, लैंड में आएंगी। तो हमेशा याद रखना, लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में खाली ज़मीन की बात नहीं कर रहा है, सब नेचुरल रिसोर्सेज की बात भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कहता है द वर्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स एनकम्पासेस नॉट ओनली जियोग्राफिकल लैंड बट आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा मैंने आपको बताया, लाइक सॉइल, फॉरेस्ट्स, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस। तो ये सब चीज़ें जो होंगी इंक्लूड किस में होंगी, ये होंगी लैंड में, ठीक है, लैंड में ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी, ठीक है। रिकलेक्ट द चैप्टर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and their uses, where we discussed different types of resources that nature gives to us। मतलब कि आप अपना पहला चैप्टर याद करो नेचुरल रिसोर्सेज वाला, जिसको हमने पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचर हमको डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज गिफ्ट करती है, जो हमारी हेल्प करती हैं, हमारी नीड्स को पूरा करने में, हमारी यूटिलिटी पूरी करती हैं ना। तो ये सब वही, मतलब आप वही नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ लिंक करोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी हम बात करें लैंड के केस में, वही सब नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। बिजनेसेस इधर परचेसेस द रिक्वायर्ड लैंड और पे रेंट टू यूज़ इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या है कि बिज़नेस क्या करती है, या तो आपको ज़मीन खरीदनी पड़ती है ना, परचेज़ करनी पड़ती है, या तो उसको रेंट में लेना पड़ता है। मतलब जब आपको या तो ज़मीन को, बिज़नेस को रन करना, तो क्या करना पड़ेगा, या तो ज़मीन को आपको ख़रीदना पड़ेगा या तो रेंट पे लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ ख़त्म हुई लेबर की, सॉरी लैंड की। अब बात करते हैं लेबर क्या होता है। तो बेटा लेबर क्या होता है, लेबर की जब हम बात करेंगे तो लेबर में आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे। अब आपने ये भी ह्यूमन रिसोर्स भी नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, जब आप लेबर की बात करोगे, अगेन आई एम टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट whenever you talk about labor, particularly in economy and in the factors of production, you must remember one thing, that लेबर डजेंट मीन ओनली अबाउट मज़दूर्स, है ना। यहाँ पे लेबर आपको ये रिलेट नहीं करना है कि जो लोग लेबर आपने मज़दूर लगा दिए हैं, आपने काम करने वाले लगा दिए, उसके साथ लेबर कौन होते हैं, वो सब लोग जो कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, है ना, चाहे वो बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ हों, किसी इंडस्ट्री MNC के एम्प्लॉयज़ हों, इंडस्ट्री कंपनी किसी में भी काम कर रहे हों, वो सब लेबर होते हैं। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
वो सब लेबर है ना, ये सब लेबर में इंक्लूड होता है। इकॉनमी की बात कर रहा हूँ जब मैं ना, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, तो ये सब लोग लेबर में आएंगे। खाली वो मजदूर वो तो आएंगे ही आएंगे, उनके साथ ये सब लोग भी आएंगे, ठीक है। तो लेबर क्या होता है, लेबर इज़ एसेंशियल इन प्रोडक्शन। क्यों एसेंशियल है प्रोडक्शन में, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो कोई चीज़ बना रहे हो, उसमें बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्विंग फिज़िकल एंड मेंटल एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाली आप फिज़िकल एफर्ट्स की बात नहीं कर रहे हो, है ना, फिज़िकल एफर्ट्स की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप आल्सो बात कर रहे हो किसकी, मेंटल एफर्ट्स की, है ना। मतलब यहाँ पर खाली आप ताकत या शरीर का ज़ोर से काम नहीं कर रहे हो। वो लेबर, जैसे आप देखते हो कि खाली पत्थर तोड़ रहे हैं, खाली वो वहाँ पर वो ताकत शरीर का ज़ोर नहीं है, मेंटली आप भी जो अपने एफर्ट्स लगाते हो, है ना, मेंटली आप ताकत भी लगाते हो, वो सब भी लेबर में इंक्लूड होती है। अब कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, है ना, कुछ लोग इंजीनियर्स हैं जो क्या करते हैं, अपने दिमाग से चीज़ें बनाते हैं, है ना, जैसे आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर्स, वो पत्थर तो नहीं तोड़ रहे हैं ना, वो क्या दिमाग से सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, तो वो सब लेबर में आएगा। वहाँ पे क्या हो रहा है, मेंटल एफर्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। अब वहीं पे अगर आप बात कर लो किसी कारपेंटर की, जो कुछ सामान बना रहा है, कोई लकड़ी का फर्नीचर बना रहा है, तो वो उसमें क्या हो रहा है, उस पे आपको फिजिकल एफर्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं, है ना, कुछ कुछ तो ताकत लग रही होगी, काट रहा है या फिर कील लगा रहा है, कुछ तो उसकी एफर्ट्स फिजिकल यूज़ होती होंगी, प्लस उसका दिमाग भी चल रहा है वहाँ पे, उसको डिज़ाइन देना है, किसी कुछ देना, कार्विंग करनी है, तो उसका मेंटली एफर्ट्स भी दे रहा है, तो वहाँ पे फिजिकल और मेंटली एफर्ट्स दोनों हो रहे हैं। तो आपके लेबर में क्या होगा, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स दोनों जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कारपेंटर्स लिखा है यहाँ पे, फार्मर्स लिखा, फार्मर्स भी करते हैं, है ना, कौन से टाइम पे क्या जो देखो, शरीर की ताकत तो वो लगाते हैं, वो हम सबको पता है, पर दिमाग भी तो लगाते हैं ना, कौन सी फसल कहाँ लगानी है, कौन से मौसम में लगानी है, कौन सा खाद यूज़ करना है, कौन से इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये सब क्या है, मेंटल एफर्ट्स है। तो फार्मर्स भी लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी लगाते हैं ना, कौन सा डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन में डालना है, टीचर्स लगाते हैं, डॉक्टर्स लगाते हैं, सब जो हैं अपने फिजिकल प्लस मेंटल एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, यूजिंग वेरिंग लेवल ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड स्किल। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो हमने बात की कारपेंटर्स की, फार्मर्स की, इन सब की अपनी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ है। हो सकता है कारपेंटर्स जितनी ताकत लगाता हो उससे कंस्ट्रक्शन वर्कर ज़्यादा लगाता हो, है ना, होता है ना, जो मज़दूर है, जो सामान उठा के बोझा उठा के ले जा रहा है, उससे जो कारपेंटर है वो कम लगा रहा है। टीचर्स इससे कारपेंटर से भी और कंस्ट्रक्शन वर्कर से भी ताकत, अपनी जो शरीर की ताकत है वो कम लगाता होगा, पर मेंटल हेल्थ एक्स्ट्रा लगाता है। तो इन सब की अपनी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी नॉलेज है, अपनी अपनी स्किल्स हैं, डॉक्टर की अपनी हैं, टीचर की अपनी हैं, इन सब की अपनी अपनी है, ठीक है। एवरीवन कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली, तो ये सब अपने अपने हिसाब से, टीचर्स अपने हिसाब से, डॉक्टर्स अपने हिसाब से, सब अपने हिसाब से जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलबींग के लिए, अपने अपने हिसाब से, है ना। हर किसी की अपनी अपनी स्किल्स हैं, अपने अपने जो हैं तरीके हैं प्रोवाइड करने के, तो कोई किसी से कम नहीं है किसी हिसाब से भी, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे लेबर की, तो लेबर को थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि पीपल एज अ रिसोर्स हम क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पे जब हमने बात की थी कि ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसकी हम उसका क्या मतलब होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का बेटा मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग्स प्ले अ की रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ये हुआ कि जो इंसान है वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में, प्रोडक्शन प्रोसेस में एक क्या करता है, एक की रोल जो प्ले करता है। कैसे बेटा, देखो, पैसे किसको चाहिए, पैसों की ज़रूरत किसको है, इंसान को ही है ना। अब आपके घर के पास रहने वाले किसी, आपकी गली के किसी जो स्ट्रे डॉग है, उसको तो पैसों की ज़रूरत नहीं है ना, उसको बस खाना मिल जाए, दिन का गर्मियों में पानी मिल जाए, छाया मिल जाए, बारिश में छुपने के लिए कोई जगह मिल जाए, उसको बस यही ज़रूरत है, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है ना। पैसों की ज़रूरत किसको है, पैसों की ज़रूरत सिर्फ इंसान को है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इंसान ही करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंसान ही करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो करता है वो इंसान ही करता है ना। फैक्ट्रीज इंसान ने लगाई हैं, गायों ने नहीं लगाई हैं, या फिर हाथी ने या शेर ने, इन सब ने इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज नहीं लगाई हैं, किसने लगाई है, इंसान ने लगाई हैं।
और क्या करते हैं इंसान, ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अपने स्किल्स को अप्लाई करते हैं, और फिर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अप्लाई करते हैं। कौन से टाइम पे क्या चीज़ करनी है, क्या होता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब एक डिसीजन लेना, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना, एक इंसान कर सकता है ना, और कोई जानवर नहीं कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व होता है, इंसान होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, कैसे अपनी नॉलेज को यूज़ करता है, अपने स्किल्स को यूज़ करता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को यूज़ करता है, ताकि वो कुछ सामान को या कुछ सर्विसेज को बना पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर मेंटेन्स, क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर, है ना। पुलिस ऑफिसर का काम क्या है, उसका अपना काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। साइंटिस्ट का क्या काम है, क्या करना, इन्वेंट्स करना न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। शेफ़ का काम है नई नई डिशेस बनाना है, कि ताकि अब एक नया टाइप का मोमोज़ आ जाए आपके मार्केट में। कभी चिकन मोमोज़ आ रहे हैं, कभी नूडल्स मोमोज़ आ रहे हैं, कभी चांप मोमोज़ आ रहे हैं, कभी वेज मोमोज़ आ रहे हैं, पनीर मोमोज़ आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के मोमोज़ आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई नया शेफ़ आए, कुछ नई इन्वेंशन कर दे। हो सकता है कि आपको समोसा मोमोज़ कुछ करके ऐसा करके आ जाए, हो सकता है आया भी हो, मुझे ये भी नहीं पता अभी तक, बट हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए। तो अलग अलग स्किल्स को यूज़ करके, अपने टैलेंट को यूज़ करके क्या करते हैं इंसान, अपने डिसीजंस लेता है और गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, प्रोवाइड करता है लोगों को। ठीक है, दे ऑल रिक्वायर्स अ स्पेशल सेट्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू परफॉर्म अ वेल। अपने अपने किसी के, हर किसी के नॉलेज और स्किल्स हैं। ऑफ कोर्स दे ऑल मस्ट बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सब चीज़ें होंगे कैसे, सिर्फ एक ही शर्त है उसकी, कि अच्छा एक शेफ़ कैसे बनेगा, अच्छा पुलिसमैन कैसे बनेगा, ताकि वो तभी बनेगा इस इन केस, सिर्फ उसी केस में बनेगा जब वो एक अपने काम की तरफ जो होगा वो क्या होगा, डेडिकेटेड होगा। ठीक है, The word labor refers to the physical and mental efforts used in production। तो लेबर जब आप बात कर रहे हो, मैंने आपको पहले कहा था, इसका मतलब खाली फिजिकल एफर्ट्स नहीं होता है, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स दोनों को मिलाकर क्या होता है, लेबर बनता है। ठीक है, लेबर से खाली आप फिजिकल एफर्ट्स को नहीं जोड़ोगे बेटा, आप देखोगे कि लेबर जब भी होता है तो वो कैसे होता है, फिजिकल प्लस मेंटल एफर्ट्स दोनों को मिला के जो प्रोडक्शन करते हो आप, उसको बोलते हैं लेबर। ठीक है, हाउएवर human capital refers to the specialized skills, knowledge, ability एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लेबर। तो अब हमने देखा कि लेबर तो हम समझ गए कि फिजिकल और एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स और मेंटल एफर्ट्स हो गए। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ है ना, ह्यूमन कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल की क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है वो सब स्किल्स, है ना। देखो अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हाँ, हो सकता है कि आपको गार्डनिंग का शौक हो पर आपको नॉलेज नहीं हो, तो आप क्या करोगे, फूल लगाओगे, कोई फ्लावर लाओगे बाहर से, किसी नर्सरी से, है ना, फ्लावर लाओगे और आप क्या करोगे, उसको अपने लॉन में, अपने गार्डन में लगा दोगे। तो अब हो सकता है आपको पता ही नहीं हो कि उसको कैसे लगाना है, उसकी रूट्स को कितना डीप रखना है, उसको पानी उसके बाद देना है, उसको खाद देनी है नहीं देनी है, वो सब चीज़ें, कौन सी जगह लगाना है, कहीं रॉकी एरिया में तो नहीं लगा रहे हो, तो ये आप लगा रहे हो, है ना। आप इतनी नॉलेज है आपको कि लगाना है, मिट्टी मिट्टी वाली साइड कहीं लगा देना है, बट आपके पास स्किल्स नहीं है, प्रॉपर स्किल्स जो आपके माली के पास हो सकते हैं, जो किसी एक्सपर्ट के पास हो सकते हैं, वो स्किल्स नहीं है। तो क्या हो रहा है कि आप अपने लेबर तो प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, लगा रहे हो उसको, बट आप अगर विदाउट स्किल्स लगाओगे तो वो चीज़ कभी भी एफिशिएंटली नहीं होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकता है नहीं हो, फेल हो जाए वो काम आपका, है ना। तो उस लेबर को अच्छे से करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए और एक्सपर्टीज़ चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए ताकि आप उस लेबर को अच्छे से परफॉर्म कर सको। दस ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट of labor but also the quality and efficiency of that labor। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल आपको बोल रहा है कि खाली लेबर के बारे में नहीं है, पर उसको क्वालिटी को, उसका लेबर को अपने क्या कैसे करना है, क्वालिटी टाइप से करना है, ताकि आपसे जो भी काम के लिए वो लेबर कर रहे हो, जो लेबर प्रोवाइड कर रहा है कोई, उस काम को बहुत अच्छी क्वालिटी जो है उससे हमारे को प्रोड्यूस हो, है ना, जो भी चीज़ बन रही है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, एफिशिएंसी अच्छी हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ह्यूमन कैपिटल चाहिए होगा। और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है, एबिलिटी होती है और एक्सपर्टीज़ होती हैं। ठीक है बेटा, अब कहते हैं कि फैसिलिटेटर कौन है ह्यूमन कैपिटल का। अब ह्यूमन कैपिटल की हमने बात तो देख ली कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, स्किल्स होते हैं, नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है, जो हमारे को चाहिए होती है लेबर को करने के लिए। बट अब कहता है कि फैसिलिटेटर कौन है, इसके दोस्त कौन है ना, इसकी हेल्प कौन करता है ह्यूमन कैपिटल को, है ना। ह्यूमन कैपिटल अच्छी कैसे हो सकती है, मतलब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, इसको एफिशिएंट कैसे किया जा सकता है ह्यूमन कैपिटल को।
कैसे किया जाता है? पहले तो इन्होंने बताया है, फर्स्ट इन्होंने बताया है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे के। अच्छी एजुकेशन और जब अच्छी ट्रेनिंग दोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। एजुकेशन किस में हेल्प करती है? आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में, है ना। स्टार्टिंग विद द बेसिक लिटरेसी एंड एक्सपेंडिंग टू एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फील्ड। तो अब स्कूल्स में जैसे आप स्टार्ट करते हो, बेसिक एजुकेशन से स्टार्ट करते हो। जैसे आप 8th में, अब जैसे हमने स्टार्ट किया इकॉनमी को, फॉर एग्जांपल इकॉनमी को हमने स्टार्ट किया आपके 8th में। अब 9th में थोड़ा सा इसका और जो होगा प्रो वर्जन जाएगा, 10th में और हाई वर्जन जाएगा। फिर उसके बाद जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने 11th में, 12th में या फ्यूचर अपना इकॉनमी में सोचा होगा, उनका आहिस्ता 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 क्या होगा, लेवल बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग विद द बेसिक लिटरेसी एंड एक्सटेंडिंग टू एक्सपर्टीज़ इन स्पेसिफिक फील्ड। तो बेस से स्टार्ट करिए और जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा। तो बेटा अगर अभी तक आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में और समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट यू learn in school enriches your knowledge and prepares you to solve real world problem। आपके स्कूल में जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो आपकी किस में हेल्प करता है अगर आपको सही ढंग से पढ़ाया जाए, ताकि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, असली दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दी कि एक सिविल इंजीनियर है, वो क्या करता है, अच्छे से अपनी डिग्री करता है। अब उसको क्या चाहिए होगा, एक उसको प्रैक्टिकल माहौल चाहिए होगा। वो घर पर खाली अपनी थ्योरेटिकल स्टडीज़ करके तो नहीं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, ब्रिजेस बना पाएगा या फिर टनल्स बना पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं काम करना पड़ेगा ना, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या होगा, उस चीज़ में एक्सपर्ट बन पाएगा एक टाइम के बाद जाकर, है ना। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि अब क्या होगा, दिस इज़ अचीव थ्रू ट्रेनिंग। तो उसको कैसे करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमारे को, है ना। ट्रेनिंग दे के क्या होगा, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा कि कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली किया जाता है, सच एज ऑब्जर्विंग। अब ट्रेनिंग में क्या होगा, ऑब्जर्व करेगा कंस्ट्रक्शन साइट्स को, टेस्टिंग मटेरियल्स को देखेगा, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स को देखेगा, हैंड ऑन एप्लीकेशंस को देखेगा। इन सब चीज़ को देख के वो क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को करेगा। ठीक है। विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स आर प्रिपेयर टू एक्सेल इन देयर करियर। और जब आप एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो क्या होगा, आप अपने करियर में जो होगा एफिशिएंट होगे, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आप अपने करियर में और आगे बढ़ोगे। ठीक है। और अब हमने एक फैसिलिटेटर देखा है इसका, कौन सा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और दूसरा हमारा फैसिलिटेटर कौन सा है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या होता है बेटा, अच्छी सेहत। आपकी अगर सेहत अच्छी होगी तो क्या होगा, आपका दिमाग अच्छा होगा। और अगर आपका दिमाग अच्छा होगा तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी आपकी। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उनको सॉल्व करने में आपको जो होगा, आपके लिए ईजी होंगी वो चीज़ें सॉल्व करना। अब फॉर एग्जांपल आपकी सेहत अच्छी नहीं है ना, और आपके स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आपके किसी दिन हेल्थ ख़राब होगी, बीमार हो गए आप, तो आपको स्कूल मिस करना पड़ेगा। और जब वो मिस करोगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट हो सकता है मिस हो जाए। उसके बाद आप उसको कितनी बार भी पढ़ लो, आप उसको वैसे से नहीं समझ पाओ जैसे आप स्कूल में समझ सकते थे, है ना। तो आपका क्या होगा, स्कूल में अगर फिर आप इरेगुलर हो जाओगे, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आपके टॉपिक्स मिस होते रहेंगे और आप अपने एजुकेशन में पीछे रहते जाओगे। वैसे ही कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और उसकी हेल्थ ठीक नहीं है और छुट्टियां बहुत लेना स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, वो काम जो होगा, जिस पे भी वो काम कर रहा है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रह जाए ना, कमी पेशी रह जाए। ठीक है। तो इसलिए अच्छी सेहत होना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखेंगे अब यहाँ पर कि सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं जब आप बात करोगे लेबर की, है ना। तो कहता है कि कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड endeavoring टू डू थिंग्स वेल हैज़ हेल्प कंट्रीज़ टू मूव फॉरवर्ड। तो कुछ कंट्रीज़ का ना, देखो मैं यहाँ पे इसको आपको एक लम्स में समझाता हूँ, एक शॉर्टकट में समझाता हूँ या फिर समरी देता हूँ इसके। कुछ कंट्रीज़ या कुछ कल्चर्स में या कुछ जगहों पे ना कल्चर ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा काम करने की तरफ भागते हैं, है ना। हमारे यहाँ क्या माहौल है, लोग जो होते हैं अपने काम से भागने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि आज जो है हम घर में हमारे को 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ और
या आज हमारे को छुट्टी मिल जाए या ये हो जाए या वो हो जाए। बट कुछ कंट्रीज़ होती हैं उनका फोकस इस पे नहीं होता, उनका फोकस इस पे होता है कि जिस काम में भी वो हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, वो काम जो है अच्छे से अच्छे कर पाएँ, है ना, अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाएँ। और वो इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, कहते हैं कि जब जापान की बात की, जापान की जब बात करते हैं वहाँ पे कंसेप्ट है, क्या है, काइज़ेन। काइज़ेन करके एक कंसेप्ट है। काइज़ेन का मतलब क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मतलब कि अपने काम को हर रोज़, हर दिन, हर घंटे इम्प्रूव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप बात कर लो, वो एक कार बना रहे हैं ना, कोई कार की उनकी कंपनी है, सुजुकी, आप बात कर लो, सुजुकी की बात कर लो। तो अगर आज उन्होंने एक कार बना दी जो बहुत एफिशिएंटली काम करी है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अब 10 साल तक बैठ जाएंगे। 10 साल वो बोलेंगे हमने बना दी, अब 10 साल इसको चलने दो, 10 साल के बाद देखेंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो उसके बनाने के अगले दिन, नेक्स्ट डे ही क्या करेंगे, उसको भी, उससे जो टेक्नोलॉजी बनाई है उससे भी अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। कोई अच्छे उन्होंने अगर अपडेट लाया है तो उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे उसके नेक्स्ट डे से। अब वेट नहीं करेंगे वो, है ना, कि हमने बना दिया बस चलने दो इसको। तो ये कंसेप्ट क्या है, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट का, जापान में। ठीक है, इन्होंने वही बता रहे हैं कि 1940 से ही कंसेप्ट चल रहा है वहाँ पर। और इसी की वजह से क्या हुआ, जापान ने अचीव किया हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल। वहाँ पे लोगों की कंडीशन जो अच्छी हुई है, क्योंकि वो काम करने से डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, काम करने में मज़ा आता है उन लोगों को। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया इन्होंने जर्मनी की। जर्मनी का जो वर्क एथिक्स है वो भी बहुत अलग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ना, बहुत अजीब से ही हैं। मतलब हम लोगों को तो अजीब ही लगेंगे, क्योंकि हम लोग तो मतलब काम करने से हम वही, जैसे मैंने पहले कहा, हम भागते हैं। पर वहाँ पे हम जब देखेंगे ना, वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। कैसे, जर्मनी में क्या, किस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आप क्या करो, हाई क्वालिटी इंडस्ट्री आउटपुट्स दो। अपने वहाँ पर कोई भी काम करो तो वहाँ पे कैसे करो कि उसका आउटपुट जो है वो बढ़िया से बढ़िया हो, है ना, परफेक्ट हो। दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन पंचुअलिटी पे बहुत उनका फोकस रहता है। अटेंशन टू डिटेल्स एंड क्वालिटी पे उनका बहुत फोकस रहता है। पंचुअलिटी तो आप समझते हो ना, पंचुअलिटी पे उनका रहता है। अटेंशन टू डिटेल्स एंड क्वालिटी मतलब जो भी उस काम करें उसकी डिटेल, उसकी क्वालिटी जो हो उसकी परफेक्ट हो। जैसे मैंने आपको पहले कहा, दीज क्वालिटीज़ ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, कंट्रीब्यूट्स टू देयर राइज इन अ ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो वो इसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल लीडर्स की तरह राइज हुए किसमें, टेक्नोलॉजीज़ में और मैन्युफैक्चरिंग में, अपने इन फीचर्स की वजह से उनका। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल बहुत जो है, अब ये सब देखो, ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर हो गए वही लोग जो फोकस्ड हैं अपने काम की तरफ, है ना, जिनको मज़ा आता है, जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हाई क्वालिटी इंडस्ट्री आउटपुट की तरफ उनका फोकस है। तो ह्यूमन कैपिटल वहाँ पे क्या कर रहा है, वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है तरक्की हो रही है। ठीक है बेटा, बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं ह्यूमन कैपिटल को। तो ह्यूमन कैपिटल को के चैलेंजेस की जब हम बात करेंगे, यहाँ देखेंगे कि आवर नेशन हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप के जो है ह्यूमन कैपिटल में जो है बदलाव देखे हैं जब से हम आज़ाद हुए हैं, है ना। जैसे कि हमारे लिटरेसी रेट तब बहुत कम था, अब जो है लिटरेसी रेट हमारा जो चेंज इम्प्रूव हुआ है, इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एंड हेल्प्स एनहेंस द स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी। तो हमने ये तो देख लिया, लिटरेसी रेट, एजुकेशन क्या करता है, हमारी स्किल्स को, हमारी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, ह्यूमन की कैपिटल की बढ़ाता है ना। ह्यूमन कैपिटल की स्किल्स को और प्रोडक्टिविटी को क्या बढ़ाता है, लिटरेसी रेट, एजुकेशन बढ़ाता है। ठीक है, द एडल्ट लिटरेसी रेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लीजिएगा। एडल्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़ 85% फॉर मेल्स एंड 70% फॉर फीमेल्स एज ऑफ 2023 एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट ने जो एडल्ट लिटरेसी रेट इंडिया का है 2023 का क्या बताया, 70% बताया फीमेल्स में और 80% बताया मेल्स में। ठीक है बेटा, 30% 70% बताया फीमेल में और मेल्स में बताया है इंडिया में 80% 85%। ठीक है, लिटरेसी रेट। तो फीमेल्स का यहाँ 15% जो है कम है मेल से, और मेल्स का भी जो है 15% कम है 100% से। ठीक है, तो कहता है कि डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मैनी एरियाज इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन डेवलपिंग
ह्यूमन कैपिटल। तो कह रहा है कि यहाँ पे आप इस चीज़ को देख के खुश मत होना कि यहाँ पे लोग जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है। चाहे वो अच्छी हुई हो, बट हमारे यहाँ पर अभी भी जो है ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि हर कोई आपको आज के टाइम पे मिलेगा जो अच्छा खासा पढ़ के बैठा हुआ, डिग्रीज़ लेके बैठा है, पर उनके पास वैसी जो स्किल्स हैं वो नहीं है ना। वो खाली डिग्रीज़ लेके ही बैठा हुआ है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेके ही बैठा होगा, या फिर खाली ऐसी पास होके बैठ गया होगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। तो इस चीज़ की हमारे इंडिया में कमी है ह्यूमन कैपिटल की, ठीक है। यहाँ आपको प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन दी है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एबिलिटी टू डू मोर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब थोड़े से टाइम पीरियड में ज़्यादा करना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पीपल एज्ड 15 एंड अबव who can read and write with understanding a short simple statements about their everyday life, जो कि एटलीस्ट इतना अपना रोज़मर्रा के जो काम है उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, लिख पाएँ। ज़रूरी नहीं इंग्लिश में, कि अब किसी भी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है बेटा। कितना टाइम हो गया हम लोगों को? अब देख लो बेटा, यहाँ पर देखते हैं स्किल्स के बारे में। स्किल्स क्या होता है? स्किल्स की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। तो कहता है द एक्सपर्टीज़ एंड एबिलिटी अ पर्सन गेन्स थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग टू परफॉर्म अ टास्क एफिशिएंटली। मतलब जो एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए या जो एबिलिटी आपको चाहिए, किस लिए एक पर्सन को चाहिए, किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, एक्सपीरियंस को, उस एक्सपीरियंस को पा सके, एजुकेशन को पा सके, ट्रेनिंग को पा सके, ताकि अपने काम को, अपने टास्क को एफिशिएंटली कर पाए, ठीक है। वो अब पढ़ाई से भी हो सकती है, ट्रेनिंग से भी हो सकती है, एक्सपीरियंस से भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। प्रोडक्टिविटी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024, 65% of people in India are below the age of 35 years, ठीक है। तो 65% जो पॉपुलेशन इंडिया की है वो उन लोगों की है जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है, ठीक है। जिन लोगों की उम्र 35 साल से कम है, वो उन टोटल लोग कितने हैं? 65% है इंडिया में, ठीक है। दिस मीन्स दैट इंडिया हैज़ अ यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के जो यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग प्रोडक्टिव हैं, जो लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, वो 35 साल से कम इन्होंने बोले हैं, और वो उनकी पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, ओके। विच में हेल्प कंट्री रीप द बेनिफिट्स ऑफ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। इससे क्या हो सकता है? हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की जो है, देखो अब डेमोग्राफिक डिविडेंड्स क्या हो गया, हम इसको देखते हैं एक मिनट के लिए। बट अभी के लिए आप बस इतना समझो कि जो हमारी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जैसे ज़्यादा है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं ना, ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि लोग ज़्यादा काम करेंगे, काम करने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे तो क्या करेंगे, पैसे ज़्यादा कमाएंगे, और जब खुद पैसे ज़्यादा कमाएंगे तो कंट्री को भी बेनिफिट होगा उसका। यहाँ पे अब देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। इट रेफर्स टू अ बेनिफिट अ कंट्री गेट्स व्हेन इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन। तो वो बेनिफिट जब इंडिया एक किसी पर्टिकुलर कंट्री में पॉपुलेशन जो होती है काम करने वाली वो ज़्यादा हो, है ना, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो काम करने वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिससे इंडिया को या उस कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। मतलब कि जब ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग होंगे एक फैमिली की, अगर फॉर एग्जांपल 4 लोगों की एक फैमिली है ना, यहाँ पर 3 लोग वर्किंग हैं और एक जो है वो नॉन वर्किंग है, तो इस फैमिली की कंडीशन अच्छी होगी, या फिर एक फैमिली जिसमें 4 अगेन लोग हैं, 3 जो हैं नॉन वर्किंग हैं, या फिर एक जो है वो वर्किंग है, तो उसकी ज़्यादा जो अच्छी कंडीशन होगी ऑब्वियसली इसकी होगी ना। तो इसकी जब अपनी फैमिली की कंडीशन अच्छी होगी, या सामान खरीदेगा अपने घर में के लिए चीज़ें लाएगा और ख़र्चा करेगा, और जब वो खर्चा करेगा उसका बेनिफिट टैक्स के रूप में किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, डेमोग्राफिक डिविडेंड से इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ रहता है अभी।
अच्छा, वर्किंग एंड रनिंग फ्यूल पीपल डिपेंड्स ऑन, ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी, कैन ग्रो बिजनेस इम्प्रूव लाइफ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू क्वालिटी। तो बस वही बता रहा कि अगर आपको ये चीज़ करनी है ना, खाली आप डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खाली 35 साल से ऊपर नीचे लोग हैं, यंग लोग ज़्यादा हैं और वो घर पे बैठे हुए, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, है ना। उनको काम करना पड़ेगा, खाली घर पे बैठ के यंग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्किंग यंग हो, है ना, जो अच्छे से काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, है ना। और वो कैसे होगा, वो कैसे कैसे कमाएंगे, उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, उनको हेल्थ अच्छी होगी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी, स्किल्स अच्छे मिलेंगे, तो क्या होगा, वो प्रोग्रेस करेंगे, और जब वो प्रोग्रेस करेंगे तो नेशन भी प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। टुडे देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं। कोई ज़ोमैटो में काम कर रहा है, कोई ब्लिंकिट में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स है रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स। तो हर किसी का स्किल्स भी अलग अलग है ना। किसी को कुछ चाहिए, किसी स्किल्स चाहिए होंगे, किसी को कुछ। हाउएवर इंडिया हैज़ हैड अ रिच लेगेसी ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम एंड वर्कमैनशिप। और इंडिया में भी जो ये स्किल बेस्ड नॉलेज है ना, स्किल बेस्ड नॉलेज की लेगेसी है, ये आज की नहीं है, बहुत पहले की है। मतलब जो बात करो अगर आप मिस्त्रियों की, गाड़ियाँ ठीक करनी है, उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स अलग अलग हैं। कोई लोग वहाँ पे जो मिस्त्री बन रहे हैं वो पढ़ के नहीं करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो बेसिकली बनते हैं ट्रेनिंग ले लेके, ऑब्जर्वेशन से, जो हमने बात करी है ना। वो अपने जो बड़ा मिस्त्री होगा उसके पास 5-6 साल लगाएंगे, काम सीखेंगे, बिना पढ़े हुए प्रैक्टिकल काम करेंगे और सीखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको खुद से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि एंशियंट इंडिया में क्या क्या होता था। एंशियंट इंडिया में इसी चीज़ को इन्होंने रिलेट किया कि जैसे विश्वकर्मा पूजा हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम इससे हमारे को पता चलता है, या इसको अयोध्या पूजा भी कहते हैं, या इससे हमारे को पता चलता है कि हमारे लोग कितने ज़्यादा जो थे वो टेक्निकल लोग थे, है ना। कितना ज़्यादा वो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते थे कि अपने जो हथियार थे, है ना, अपने जो टूल्स थे, उनकी वो पूजा करते हैं ना पूजा। ठीक है, वैसे ही उन्होंने शिल्प शास्त्रा के बारे में बात किया, जो क्या करती है, एक टेक्स्ट है जो हमारे को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ऑन स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, बिल्डिंग, ये सब आर्ट्स में, इन सब चीज़ों में क्या करती है, हमारे को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे इन्होंने और चीज़ एग्जांपल दी है, स्टिच शिप बिल्डिंग। इंडिया में एक बहुत साल पहले एक तरीका होता था जिससे वो क्या करते थे, बुनते थे किश्तियों को। देखो यहाँ कुछ धागों को, रस्सियों को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं। तो ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन था जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और इसको हमको ज़िंदा रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है कि बिजनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कैपिटल डैट कंप्राइजेज मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड ड्यूरेबल एसेट्स लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, वेंडिंग कार्ड्स, कंप्यूटर्स, शॉप, फैक्ट्रीज, ऑफिस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशंस। तो क्या रहा है कि बिजनेसेस को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, फर्नीचर की ज़रूरत होती है, फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या कर सकें, अपना जो रोज़मर्रा का काम है उसको प्रॉपरली, एफिशिएंटली जो है वो कर सके। तो कैपिटल क्या हुआ बेटा, कैपिटल यहाँ पर हो गया, अगर आप पैसों की बात करोगे, अगर आप उन रिसोर्सेज की बात करोगे, उन फर्नीचर की बात करोगे। देखो इसको इतना क्या यहाँ से टेक्निकली देखना, मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ। कैपिटल की जब आप बात करो, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल या तो आपके पास पैसा है जो आपके बिज़नेस के साथ रिलेटेड है ना, या बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने जो पैसा लगाया है, या फिर बिज़नेस इस्टेब्लिश हो गया है, उससे अब आपको ओवरऑल आपके पास कितना एसेट है बिज़नेस को मिलाकर, है ना। जो पैसा आपको चाहिए होगा बिज़नेस को चलाने के, सिंपल वे में ये समझो, जो पैसा चाहिए, जो आपको उस बिज़नेस के लिए बिल्डिंग चाहिए, जो मशीनरीज चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, वो सब क्या होती हैं, वो सब होती हैं कैपिटल, जो इस बिज़नेस को रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड। ठीक है, ओके। जैसे इन्होंने, हमने जो रत्ना का पढ़ा था, फॉर एग्जांपल, रत्ना वुड हैव रिक्वायर मनी टू टेक द लैंड ऑन लीज। तो उसको अगर लीज पर जगह लेनी थी तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। बाय द फर्नीचर, पैसा, जो फर्नीचर खरीदना उसके लिए पैसा चाहिए, किचन इक्विपमेंट्स के लिए पैसा चाहिए। दीज ऑल आर कॉल्ड कैपिटल। मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है ना।
पैसा तो हो गया, पर बाकी जो रिसोर्सेज की हमने बात की, जो मशीनरीज की बात की, बिल्डिंग की बात की, वो क्या ह्यूमन मेड है ना, तो वो सब रिसोर्सेज और पैसा क्या होते हैं, कैपिटल, डेट और यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल इज एसेंशियल टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज। कैपिटल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज के लिए, ठीक है, और टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या हो गया, जहाँ पे आप गुड्स बनाते हो, और सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज में क्या होगा, जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो दोनों के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल नहीं होगी तो ना तो गुड्स आप बनाने की फैक्ट्री लगा पाओगे, इंडस्ट्री बना पाओगे, ना सर्विसेज की आप जो है कंपनी बना पाओगे। बट वेयर डू बिजनेसेस गेट दिस कैपिटल, पर ये जो कैपिटल हम रट रहे हैं, जप रहे हैं, ये इसके लिए हमारे पास जो है पैसा कहाँ से आता है ना। जो बिजनेसेस हैं, ये कैपिटल कहाँ से आती है हम लोगों के पास, जनरली पर्सनल सेविंग्स, है ना। पर्सनल सेविंग्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस। पहले अगर हमारे को बिजनेस स्टार्ट करना हो तो स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, घर वालों से मांग लेते हैं, अपने दोस्तों से मांग लेते हैं, है ना, अपने रिश्तेदारों से मांग लेते हैं। इनको हम बोलते हैं पैसा चाहिए, थोड़ा टाइम दे दो हमारे को, हम बाद में आपको दे देंगे। तो इस तरह से जो होते हैं पैसा अरेंज होता है इनिशियली, ठीक है। जैसे रत्ना ने किया था स्टार्टिंग हर बिजनेस, है ना, कैसे किया था, पैसा उसने अरेंज किया था। वेयर एवर हाउ एवर द फंड्स वर इनसफिशिएंट फॉर रत्ना टू स्टार्ट द बिजनेस, सो शी टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो कह रहे हैं कि इन केस आपके पास पैसा अगर यहाँ से अरेंज नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे और बैंक से क्या करोगे, लोन लोगे, है ना, लोन अमाउंट लोगे और फॉर कुछ पीरियड के लिए। फिर कहते हैं सिमिलरली लार्ज कंपनीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। तो अब छोटा बिजनेस स्टार्ट आपने करना तो लोन ले लिया, 5, 10, 15, 20 लाख का, 100 लाख का या 50 लाख का काम करना है तो आपने फॉर एग्जांपल ले लिया लोन। बट अगर आपको बात करनी है यहाँ पर किस चीज़ की, यहाँ पे आपको बात करनी है बड़ी कंपनीज़ की, लार्ज कंपनीज़ की, तो जहाँ पे जिनको ज़्यादा पैसा चाहिए, है ना, ज़्यादा पैसा चाहिए टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो कहता है कि हैंस दे राइज मनी, तो पैसा अब बैंक से तो अपने या फिर खुद अपना तो इतना जनरेट कर नहीं पाएंगे, तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे, वो लाएंगे फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू दी स्टॉक मार्केट। तो ये क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के जो शेयर्स होंगे उनको बेच देंगे, है ना, और ये जब बेचेंगे तो क्या होगा, इनको पैसा मिलेगा। इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट फेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड, large companies raise money from the public by offering them a share of profit। देखो यहाँ पे मैंने इतना ऐसा क्यों पढ़ा, इसको पढ़ाने का मैं क्योंकि आप लोगों को चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को कुछ आप लोगों को डाउट रहता है, तो यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट का समझ लो। तो यहाँ पर क्या होता है स्टॉक मार्केट में, आप अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है आपके पास, है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी है और कंपनी चल रही है, ठीक चल रही है, उसका टर्नओवर है वो एक साल का जो है 1000 करोड़ जो है वो कमा रही है, फॉर एग्जांपल, है ना, 1000 करोड़ कमा रही है। अब वो चाहते हैं कि अपने काम को एक्सपेंड करें सो डैट वो 1000 से कहाँ पहुंच सकें, 5000 करोड़ पहुंच सकें ईयरली जो टर्नओवर है। तो वो क्या करेंगे, वो पैसे उनको चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे, तो अपने बिज़नेस को बड़ा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे तभी क्या होगा, उनके पास जो होगा प्रॉफिट आना भी ज़्यादा होगा। पहले अगर वो 10 चीज़ें बना रहे थे, अब वो क्या करेंगे, 20 चीज़ें बनाएंगे, तो जब बाकी की चीज़ें होंगी उससे ही उनका बिज़नेस इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए उनको पैसा चाहिए क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 100 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है, या फिर 900 करोड़ रुपये चाहिए, 900 करोड़ रुपये अगर उनको चाहिए, तो अब वो ये 900 करोड़ कहाँ से लाएंगे, वो जाएंगे बैंक के पास और बैंक से लोन लेंगे, ठीक है, लोन लेंगे और क्या करेंगे, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे, है ना। अब बैंक वाले बोलेंगे कि भाई साहब 900 करोड़ तो नहीं दे सकते हम, हाँ हमसे 100 करोड़ तक आप ले लो, बाकी के 800 करोड़ जो हैं उसका अरेंजमेंट आप खुद कर लो। तो अब ये बोलेंगे अब खुद कहाँ से करेंगे, तो ये क्या करेंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे। और पहले जैसे कि इस कंपनी का नाम था फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है, तो अब ये जो ABC थी ये 100% शेयर की मालिक थी, किसकी, उस कंपनी की, है ना, उस कंपनी की 100% शेयर की मालिक थी। अब ये क्या बोलेंगे कि हम 20% शेयर जो हैं अपनी कंपनी के वो बेच देंगे,
20% जो शेयर है वो बेच देंगे और पीछे हम 80% के मालिक रह जाएंगे, 80% के मालिक बन रह जाएंगे और 20% जो होगा उसको हम बेचेंगे और वहाँ से जो पैसा मिलेगा हम लोगों को, हम क्या करेंगे, उसको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए लगा देंगे। और ये क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे और वो अपने शेयर को कोई वैल्यू दे के, उस मार्केट वैल्यू ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी से होता है, प्रॉपर तरीका होता है, देखा जाता है कि कितने की कंपनी बन सकती है, तो उसको मतलब वैल्यू देकर उसको शेयर मार्केट में बेच देंगे और लोग जब खरीदेंगे, लोग पैसा देंगे, तो वो उसको जो होगा उससे वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे शेयर को जो मिलेगा, उसके अलावा शेयर लोगों को ये चीज़ का भी प्रॉफिट कर, मतलब बोलेंगे कि हम आपको डिविडेंड्स देंगे। डिविडेंड्स क्या होता है यहाँ पर, डिविडेंड्स होता है लोगों को पैसा देना, शेयर्स बांटना, भाई ऑफरिंग देम अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो जो उनको प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा वो जो लोगों में बांटेंगे उसको बोलते हैं डिविडेंड। जैसे जैसे उनको प्रॉफिट हुआ करेगा ना, तो लोगों में बांटा करेंगे, जिन जिन लोगों के पास शेयर होंगे, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। इन अदर वर्ड्स, बिग बिजनेसेस कैन रेज मनी और फाइनेंशियल कैपिटल थ्रू सच अ मार्केट एंड कैन सेल शेयर्स ऑफ देयर बिजनेसेस। ठीक है, यू विल लर्न दी, मतलब अब इसको आप आगे क्लासेस में भी देखोगे, बड़ी क्लासेस में। फिर हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है कि ऐसे लोग, वो लोग जो क्या करते हैं, जो आइडियाज़ लाते हैं दुनिया की कुछ प्रॉब्लम्स जो चल रही होती हैं उनको सॉल्व करके। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने टीचर को देख रहे हो, मैं एक एग्जांपल को हर जगह देता हूँ इसलिए यहाँ पे भी दे रहा हूँ। आप अपने टीचर को देखते हो, है ना, टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, वहाँ पर वाइट बोर्ड है एक, और वहाँ पर वो आपको पढ़ा रहा है और उसको 2 पेन्स की, 2 मार्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है, एक रेड की पड़ रही है और एक ब्लैक की पड़ रही है। तो वो क्या करता है, जब आपको उसको रेड से लिखना होता है, रेड को उठाता है और ब्लैक रख देता है, और जब फिर उसको ब्लैक की चाहिए होती है तो ब्लैक को उठाता है और रेड को रख देता है। तो उसको बार बार चेंज, और इसमें टाइम वेस्ट करो हो रहा है ना, टाइम बार बार चेंज करता है जब वो। तो अब स्टूडेंट एक देखता है, कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, वो क्या करता है, एक ऐसा मार्कर बनाता है जिसके एक साइड से जो था वो क्या करता है, एक साइड से ब्लैक से लिखता है और एक साइड से रेड से लिखता है। तो अब वो क्या करता है कि ऐसा मार्कर उस सर को देता है, सर क्या करता है, अब जब उसको रेड से लिखना होता है तो ऐसे उसको इस साइड से लिख लेता है, इस साइड से लिख लेता है, और जब ब्लैक से लिखना चाहिए होता है तो इस साइड से लिख लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ने क्या किया, उस स्टूडेंट ने प्रॉब्लम सॉल्व की। अब वो मार्केट में आएगा पेन और वो बिकेगा, है ना। तो एक आइडिया आया उसके दिमाग में, उस आइडिया से उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। तो यहीं पे ये बता रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मीन्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कुछ आइडिया आया, है ना। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु कम्स अप विद एन आइडिया। तो आइडिया आया था ना उस बच्चे को, आइडिया, और टेक रिस्क मतलब अब वो रिस्क लेगा। रिस्क क्यों लेगा, अब उसको वही बिज़नेस, हमने जो बात की बिज़नेस करना है अगर आपको, तो आपको बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। रिस्क लोगे आप, है ना, किसी चीज़ के साथ। अपनी जॉब छोड़ोगे, जॉब छोड़ के आप क्या करोगे, रिस्क लोगे, रिस्क, ताकि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सको। तो वो रिस्क लेगा, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि रिस्क ले सके, और गैदर करेगा अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बाकी चीज़ों को इकट्ठा करेगा जो उस मार्केट को बनाने के लिए चाहिए होंगे, जैसे ज़मीन चाहिए, पैसे चाहिए, स्टाफ चाहिए, मशीनरी चाहिए, उस सब चीज़ों को इकट्ठा करेगा। और फिर क्या करेगा, वर्क हार्ड करेगा टू मेक देयर स्टार्टअप, है ना। यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करेगा ना, वो एक स्टार्टअप को जो आइडिया होगा उसको सक्सेसफुल करने के लिए उसके लिए मेहनत करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर्स विजन क्या करेगा, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम हेल्प्स ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द मार्केट दैट बेनिफिट सोसाइटी एंड द नेशन। तो अब ये जो चीज़ आइडिया इसका बना होगा, उससे जो भी गुड्स और सर्विसेज ये बनाएगा, इससे क्या होगा, सोसाइटी की या नेशन की ओवरऑल जो होगी हेल्प होगी, उसकी क्या होगी, अपलिफ्टमेंट होगी, बेनिफिट होगा उसको। ठीक है, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो क्रिएट जॉब्स। तो जॉब्स भी क्रिएट करते हैं ये, है ना। एंटरप्रेन्योर जब एक फैक्ट्री स्टार्ट करेगा, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होगी काम करने के लिए, तो जॉब भी क्रिएट करेगा। एंड स्पोर्ट्स लाइवलीहुड्स, उन घरों को, उसके साथ में जो बिजनेसेस होंगे, छोटी छोटी दुकानें होंगी, उन फैक्ट्री से लोग निकलेंगे चाय पीने के लिए, तो लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न दे ड्राइव अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सीइंग देयर ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी। तो खुद भी उनको सेटिस्फेक्शन होगी कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताया कि कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले जो इन्होंने बताया कि जब ये जो इन्होंने फ्लो चार्ट सा बनाया कि आइडेंटिफाई, एक इंसान क्या करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम कोई है। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई आइडिया लाएगा, सोल्यूशन लाएगा कोई इनोवेटिव। अब वो रिस्क लेगा, कुछ अपने काम को स्टार्ट करने के लिए पैसे लाएगा, अरेंज करेगा, इस सब चीज़ों के लिए रिस्क लेगा। ठीक है,
क्योंकि बिज़नेस डूब भी सकता है ना, रिस्क है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर मेक्स की डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ हिज बिजनेस। तो अब डिसीजंस लेगा कि कैसे कैसे काम होगा, कैसे कैसे चीज़ें अरेंज की जाएंगी, ठीक है। फिर कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल है, जो सब चीज़ें, उनको इकट्ठा करेगा और कंट्रीब्यूट्स टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विद हिज हर इनोवेशन, ठीक है। यहाँ पे फिर इन्होंने एग्जांपल दी है, जब इनोवेट एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध जो एंटरप्रेन्योर थे वो कौन थे, JRD टाटा जी, ठीक है। वो एक कौन कौन वो क्या थे, वो एंटरप्रेन्योर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो अपने समाज को भी अपना खाली जो काम कर रहा होता है उसके साथ साथ समाज की भी सेवा करता है, जो समाज में भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, दान करता है, ये सब चीज़ें करके क्या करता है, समाज की हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इनके बारे में लिखा, आप देख लीजिएगा कि क्या लिखा है। भारत रत्न भी इनको मिला था, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगर टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था फैसिलिटेटर होता है ना, फैसिलिटेटर होता है किसका, एनेबलर होता है किसका, प्रोडक्शंस का में। मतलब जो भी आप चीज़ प्रोड्यूस करोगे वही मार्कर की बात कर लो। अब मार्कर अगर आप सिंपल तरीके से विदाउट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो वो कितना टाइम लगेंगे उन चीज़ों को बनने पर, बट आप मशीन से लगा लोगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प लोगे तो वो चीज़ें कितनी ईजिली हो जाएंगी। तो मार्कर हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में यहाँ लिखी है आप लोगों के बच्चों के लिए, सुन लो। टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंटिफिक नॉलेज टू मेक वर्क ईजियर, फास्टर एंड एफिशिएंट। तो क्या टेक्नोलॉजी क्या हो गया कि आप एप्लीकेशन किसका, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना किस चीज़ के लिए, ताकि आपका काम क्या हो, ईजी हो, फास्टर हो और एफिशिएंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, कैमरा कन्वर्ट्स क्या करता है, लाइट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू क्रिएट डिजिटल इमेजेस, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी है। अगर अब आप फ़ोटो ले रहे हो किसी की, तो अब इसके पीछे टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से आप ले पा रहे हो, नहीं तो पहले आपको पेंटिंग्स बनानी पड़ रही थी, उनके स्केचेस बनाने पड़ रहे थे। टुडे newer and advanced technological developments are applied in various areas making our life easier, है ना। अलग अलग जो फील्ड देखते हो, अलग अलग टेक्नोलॉजीज उसमें आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ इजी हो रही है। अब AI आ गया, AI से आप बच्चे जो हैं घर पे बैठे बैठाए, कोई भी आपको टीचर जो क्वेश्चन दे दे, आप घर से ताकि करके आओ, आप क्या करते हो, उसको आप उसको AI से ChatGPT जाके यूज़ करते हो, उस क्वेश्चन आंसर को लिख लेते हो। अब टीचर चाहता है कि आप अपने से दिमाग यूज़ करो, आप AI का मिसयूज़ करना स्टार्ट हो जाते हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि AI का यूज़ नहीं मत करो, ChatGPT का यूज़ मत करो, बट पहले अपने जो है माइंड स्टॉर्मिंग करो, पहले खुद से सोचो कि क्या उसका हो सकता है। अगर फिर आपको उसमें जो हेल्प चाहिए होगी वो आप AI से लो ना। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हो, इस तरह से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पेमेंट, अच्छा देखो अब टेक्नोलॉजी कैसे कैसे हमारी हेल्प कर रही है। अब आप क्या करते हो, UPI का यूज़ करते हो, गूगल पे का यूज़ करते हो, पेटीएम का यूज़ करते हो, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। फार्मर्स क्या करते हैं अपने उनको देखना होता है कि बारिश की वजह से उनकी फसल तो नहीं चलेगी, तो एडवांस वेदर अपडेट्स चेक करते रहते हैं किसी टेक्नोलॉजी की वजह से। GPS, आपको कहीं जाना होता है, GPS का यूज़ करते हो डायरेक्शन देखने के लिए। तो क्या है, ये सब चीज़ें कि आपकी टेक्नोलॉजीज हेल्प कर रही है, टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजीज गेट रिप्लेस्ड बाई अ न्यूअर। तो अब आपने देखा कि ओल्ड टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, नई टेक्नोलॉजी से जो है रिप्लेस कर दिया जाता है ना। ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। This process make it easier for people and businesses to get things done and improve how they work। तो ये किस मतलब ओवरऑल देखो, टेक्नोलॉजी आपको क्या कर रही है, लोगों को हेल्प कर रही है, इजी चीज़ें बना रही है ना, चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है, फास्ट कर रही है, तो इन सब चीज़ में कर रही है। फॉर एग्जांपल इंस्टेंट ऑफ सेंडिंग, जब पहले आप लेटर्स भेजते थे ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट करके, और वो क्या करते थे आप, वो आज लिखा आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बुआ लिखती थी, हर रक्षाबंधन में राखी भेजती थी, तो एक चिट्ठी लिखती थी वो राखी से कुछ दिन पहले, और राखी से कुछ दिन मतलब 10 दिन पहले भेज दी उन्होंने, और 4-5 दिन पहले हमारे घर में पहुंचती थी, हम फिर पापा खोलते थे उसको, लेटर को देखते थे उन्होंने क्या लिखा हुआ, और चिट्ठी निकालते थे और वो रक्षाबंधन पे बांधते थे, है ना। तो वो ज़माना था जिसमें हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे और फिर गाने बनते थे, कबूतर जा 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 जा, है ना, जा 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 4 बार नहीं था वैसे, कबूतर जा 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 था 3 बार, हाँ 3 बार था। तो इस तरह से जो थे लेटर्स लिखे जाते थे और लोगों को भेजे जाते थे, ये तरीका था। पर आज के टाइम पे आप क्या करते हो, लेटर भेजते हो किसी को, आप क्या करते हो, डायरेक्टली ईमेल कर देते हो, है ना। अब आपको कबूतर को भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सिंपली अपने फ़ोन में जाना है, लैपटॉप में जाना है, अपने टैब्स में जाना है और क्या करना है, ईमेल को कर देना है लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, खर्चा भी कम आ रहा है,
ना, लोअर कॉस्ट है तो खर्चा भी कम आ रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है कि हाउएवर रिमेंबर कि ये चीज़ को हमारे को याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस डज नॉट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग ओल्ड टेक्नोलॉजीज़। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को चेंज ही करते रहना है ना, उनको रिप्लेस करते रहना है। मतलब कहने का सिंपल वे में ये हुआ कि आज भी कुछ ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई उनकी, वो आज भी उतनी ही यूज़फुल हैं जितनी वो तब होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब बात करते हो पुलिस की, पुली है ना, पुली क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे होगा, हाँ ये देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये है पुली। आपने इस टाइप की आज भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ये इस तरह से यूज़ हो रही होती है ना, इसे गोल सा होता है, इसमें रस्सी होती है, इस साइड से जा रही होती है और इस साइड से एक सेकंड, इस साइड से जा रही होती है और इस साइड से आ रही थी, ये गोल सा होता है ऐसे यहाँ पे, है ना। इसे जब आप एक साइड से खींचती हो तो ये ऐसे दूसरी साइड से ऊपर आता है। जैसे आपने देखा होगा उसमें होता है वेल्स जो होते हैं, कुएं जो होते हैं, वहाँ पर आप रस्सी जिस तरीके से खींचते हो वो क्या पुली होती है ना, पुली यूज़ होती है वो। दूसरा इन्होंने एग्जांपल क्या दी है, दूसरा इन्होंने दिया व्हील बारोवर। इसको तो आपने कितनी बार देखा होगा काम करने के लिए, है ना, म्यूनसिपलिटीज़ वाले यूज़ करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी यूज़ करते हैं, हमारे जब घर बन रहे होते हैं तब यूज़ करते हैं। तो ये सब पुरानी टेक्नोलॉजी हैं और स्टिल क्या है, अभी भी उतनी ही यूज़फुल हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। Now let's look at examples of how technology is helping students learn, build their new skills. ठीक है, अब देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स की कैसे जो टेक्नोलॉजीज़ हेल्प कर रही है। तो स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस दी हैं, कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं जो गवर्नमेंट स्टार्ट किए हैं। जैसे स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या हो सकता है कि जो 9th ग्रेड से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, अपना मटेरियल चेक कर सकते हैं ना, अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और कौन कौन से फील्ड्स में, जैसे रोबोटिक्स के बारे में आपने पढ़ना है, एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ना है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर जो बच्चे पढ़ लिए और उनको जॉब चाहिए तो एक प्लेटफॉर्म अलग से है जिसका नाम है नेशनल करियर सर्विसेज। यहाँ पे आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो जम्मू कश्मीर में, आपको जॉब देख रहे हो महाराष्ट्र में, तो अब आप कैसे देखोगे, क्योंकि बैरियर है ना, बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बैरियर्स को दूर करता है और आपको प्रोवाइड करता है कि कहाँ कहाँ आपके स्किल्स के हिसाब से जो है जॉब्स निकल रही हैं। ठीक है, ये बच्चे स्टूडेंट्स की हेल्प ऐसे होगी। अब आगे बात करते हैं हम, हाउ आर द फैक्टर्स आर कनेक्टेड। अब ये फैक्टर्स हमने देखा था कि कनेक्टेड कैसे हैं आपस में, तो देखो हम कैसे कनेक्टेड है बेटा। बात करते हैं यहाँ पे, द फैक्टर्स लैंड, labor, capital, entrepreneur and technologies are combined to produce goods and services, and the proportion of each factor used depends on the product। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन सब चीज़ों को देखो, अगर आपको लगता है कि आप लेबर के बिना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड की बात की हमने, लेबर की बात की हमने, कैपिटल की बात की हमने, और एंटरप्रेन्योर की बात की हमने, और टेक्नोलॉजी की बात की हमने ना, तो हमने अगर बात की हमारे को फॉर एग्ज़ाम्पल पेन बनाना था, है ना, पेन बनाना था। अब पेन आप बना रहे हो और आप लेबर यूज़ नहीं करोगे, खाली बोलोगे कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर लेंगे, तो हो सकता है वो काम हो जाएगा, है ना, खाली हो सकता है वो हो जाएगा, बट आपको लगता है कि वो काम वैसे हो सकता है कि आप बिल्कुल एक इंसान की बीच में हेल्प ही नहीं, मतलब लो ही नहीं। उस टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे को इंसान की तो पड़ेगी ना, तो लेबर तो लग ही रही है ना। वहीं पे अगर आप बोलोगे हम खाली लेबर से करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प जो है नहीं लेंगे पेन बनाने में, तो यहाँ पे क्या होगा, आप तब भी पेन बना लोगे, आप बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने पेन बना दी है, पर टेक्नोलॉजी आपको जो 10 दिन में फॉर एग्जांपल 10,000 पेन बना के दे रही थी, वो अब क्या 10 दिन में क्या हो जाएंगे, 100 हो सकते हैं ना। आप 100 पेन से एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब 10 दिन में क्या होगा, सिर्फ 100 बन रहे होंगे, पहले जो 1000 बन रहे थे। तो काम उतना एफिशिएंटली नहीं होगा, उतनी परफेक्शन नहीं आएगी, आपकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी ना। जब कैपिटल आप नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, आप वही चीज़ जो आज से 10 साल पहले चल रही थी आप उसको वैसे ही चलाते रहोगे ना। कैपिटल से क्या होगा, आप नई टेक्नोलॉजीज़ लाओगे, नई जो है और लेबर लगाओगे, अच्छी मशीनरीज लाओगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन और बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट आएगी, तो आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें साथ में रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें साथ में रिलेटेड हैं, तभी आपकी जो प्रोडक्शन है, जो है गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करें, वो इम्प्रूव हो सकते हैं, है ना।
अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है, पर इन्होंने बोला है कि अब हर काम की अपनी अपनी जो होती है, हर लेबर लगती है, हर काम में अपनी अपनी कैपिटल लगती है। हो सकता है कि एक चीज़ में ज़्यादा लेबर लग रही हो, है ना? एक चीज़ जैसे जो आपके जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, घर में आ रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा किस पे फोकस होता है? वहाँ पे लेबर ज़्यादा लग रही होती है ना? कैपिटल, उसके बाद कैपिटल लग रही होती है ना? फिर ज़मीन तो आपने एक ही बार खरीदनी है, तो टेक्नोलॉजी उसके बाद लग रही, मतलब हर किसी में अपने हिसाब से। वहीं पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बना रहे हो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में इतनी ज़्यादा लेबर नहीं लग रही, है ना? उतनी ज़्यादा लेबर नहीं लग रही, आपकी कैपिटल लग रही है उधर। तो वही चीज़ ये बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आउटपुट फॉर द एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स रिलाइज मोर ऑन लेबर। इन सब सेक्टर्स में लेबर का ज़्यादा फोकस है। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यहाँ पे लेबर का ज़्यादा फोकस है ना? एंड दस इज़ द लेबर इंटेंसिव, तो इसलिए इनको लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कहते हैं। वाइल सेमी कंडक्टर चिप्स, जहाँ पे सेमी कंडक्टर्स बन रहे हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स वगैरह बन रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बन रही हैं, जहाँ पे सैटेलाइट्स रिक्वायर होती हैं, ज़रूरत होती है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पैसा ज़्यादा चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो हर जगह अपने अपने टाइप से हमारे, मतलब ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए कुछ भी काम करना है, पर जो इनका जो रेशो है वो चेंज होता रहता है। कहीं पर आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कहीं पे आपको लेबर ज़्यादा चाहिए, ठीक है? दीज फैक्टर कंप्लीमेंट ईच अदर एंड आर इंटरकनेक्टेड, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इन केस ऑफ सम मिसिंग और मिस यूज फैक्टर्स, प्रोडक्शन कैन बिकम इनएफिशिएंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो ऊपर समझाया था कि अगर आप, हो सकता है कि आप क्या करोगे, आप बोलोगे मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बाकी मैं करूँगा, और आप टेक्नोलॉजी के बिना करोगे तो क्या होगा? चीज़ आपके पास बन जाएगी, पर वो उतनी अच्छी एफिशिएंट नहीं होगी, है ना? आप कैपिटल यूज़ नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएंगी। तो सबको आपको क्या करना है? साथ में लेके चलना है, ठीक है? हाउएवर इन सम केसेस न्यू टेक्नोलॉजीज कैन चेंज द प्रोपोर्शन यूज्ड एंड आउटपुट। तो हाँ, कहता है कि अब हो सकता है कि पहले आपके जहाँ पर लेबर 100 लोगों की चाहिए होती थी, अब टेक्नोलॉजी की जो हेल्प से आपको 100 की जगह आपके वहाँ सिर्फ 10 लोगों से काम चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी कुछ प्रोपोर्शन को चेंज कर रही है, पर फिर भी आपस में ये इंटरलेटेड हैं। ये ऐसा नहीं है इसका मतलब कि खाली टेक्नोलॉजी अपने आप से जो है इस रेशो को चेंज कर देगी, और जहाँ पर आपको चारों ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे, वहाँ पर आपको 3 चाहिए होंगे। टेक्नोलॉजी हेल्प ज़रूर कर सकती है चीज़ों को इम्प्रूव करने में, बट ऐसा नहीं कर सकती है कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर दे ओवरऑल, है ना? तो खाली आपकी जो है रेशो को चेंज करने में टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी यहाँ पर, ठीक है? समझ आ गया मेरा पॉइंट? ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि 3D प्रिंटिंग में आपको टेक्नोलॉजी अब हेल्प कर सकती है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। वहाँ पे 3D प्रिंटिंग में पहले जो लोगों की बहुत ज़रूरत होती थी, अब टेक्सटाइल, अब ऐसी मशीनरीज आ गई हैं कि लोग कम यूज़ हो रहे हैं। सब इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है? द प्रोडक्शन इनपुट्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट, हाँ देखो, द प्रोडक्शन इनपुट्स or available at different geographical locations, businesses can produce them from their various locations। यहाँ पर एक चीज़ हमारे को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन के जो इनपुट्स होते हैं ना, वो अलग अलग जगह पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर आपको हो सकता है कि आपको एक कपड़े की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल लगानी है, वो आपको लगानी है पंजाब में, है ना? पंजाब में आपने लगाई, तो आपको रॉ मटेरियल मिलेगा फॉर एग्जांपल गुजरात से, आपको लेबर मिल रही होगी बिहार, यूपी, बिहार से। तो आपको अलग अलग जो लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशंस में अलग अलग जो होगा वो क्या होगा? प्रोडक्शन इनपुट्स होंगे, है ना? ये सब प्रोडक्शन इनपुट्स थे, रॉ मटेरियल, आपकी लेबर। तो अलग अलग इनको क्या करना है आपने? इनको इकट्ठा करना। तो बिजनेसेस कैन प्रोड्यूस देम फ्रॉम दीज वेरियस लोकेशंस एंड कंबाइन, उनको इकट्ठा करना, कंबाइन करना, एंड द इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस का काम क्या है? इन सबको डिफरेंट लोकेशन से उठाना, इनको इकट्ठा करना, और उनसे क्या करना? गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, ठीक है? उनसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। दिस द जोग्राफिक इंटरकनेक्टेडनेस प्रोवाइड्स बिजनेसेस with access to varied inputs. However, production activities sometimes face severe सप्लाई चेन चैलेंजेस, ठीक है? सप्लाई चेन चैलेंजेस। तो कह रहा है कि यहाँ पर फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी सप्लाई जो होती है उसमें दिक्कत आ जाती है। सप्लाई चेन चैलेंजेस क्या होता है, हम ये देखेंगे। सप्लाई चेन चैलेंजेस, देखो सप्लाई चेन क्या हुआ? द सप्लाई चेन इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ technology that are involved in producing in the production of sales of goods, ठीक है, in the production involves in the production and sales of goods। तो मतलब देखो मेरा बेटा मुंह सूख गया, अब उस टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली और गर्मी भी बहुत है इस वजह से। चलो सुनो, तो कहता है कि सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन होता है कि एक नेटवर्क है, किस चीज़ का नेटवर्क है, इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशंस का, रिसोर्सेज का, एक्टिविटीज़ का एंड टेक्नोलॉजीज़ का, इन सब का एक नेटवर्क है, जिससे क्या होता है, जो किस में इन्वॉल्व होती है, जो इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन से लेके आपके सेल्स ऑफ गुड्स तक। मतलब कि जहाँ तक आप प्रोड्यूस कर रहे हो चीज़ को ना, आप चीज़ों को प्रोड्यूस आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कहीं से आपने रॉ मटेरियल उठाया, ट्रांसपोर्टेशन की, आपने लाया उसको फिर प्रोसेसिंग की, उससे प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट निकला, उस फाइनल प्रोडक्ट को जाके आपने क्या किया, वहाँ उसको बेचना स्टार्ट किया। तो ये सब जो प्रोसेस आपके बनाने से लेके, प्रोडक्शन से लेके आपके जो सेल्स ऑफ गुड्स तक रहा, इस सबको क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, मतलब कि आपने कोई चीज़ आपने उठा के लानी है, आपने बनानी है। अब वो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा कि आप जो होगा आपको रुकावट ना आए वो चीज़ लाने में, बनाने में ना। अब फॉर एग्जांपल कोई कहीं कर्फ्यू लग गया, कहीं पे कुछ वॉर स्टार्ट होगी, तो अब वो हॉल्ट हो जाएगा, वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, आप वहाँ से चीज़ें ला नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगी, आपके सप्लाई चेन को रोक रही हैं। ठीक है, और खाली वो बना तो नहीं पाओगे, अगर आपके पास बना हुआ सामान पड़ा हुआ है तो आप उसको बेच भी नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर तो मार्केट बंद है सारी, तो आप उसको बेच नहीं पाओगे। तो इसको भी ये भी सप्लाई चेन है। तो इससे भी सप्लाई चेन में आपकी हॉल्ट हो रही है, रुक रही है ना। खैर आगे आपको एग्जांपल दिया, विद आर डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन अकर्स ड्यू टू रिलाइंग ऑन सोर्सेज from far off places instead of local inputs, it results in a halt in the production processes as was the case during the COVID-19 pandemic। तो कहता है कि अगर आप अपने जो इनपुट्स चाहिए आपको, आप दूर से ला रहे हो कहीं से, है ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ईरान की और इजराइल की वॉर जो छिड़ी हुई थी, इजराइल और ईरान के साथ इनकी वॉर चल रही थी। तो इसमें क्या हुआ था, हमारे को जो भी हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर से, वो चीज़ें क्या हो रही थी, कॉस्टली हो रही थी। क्यों? क्योंकि वॉर चल रही थी, उसकी वजह से चीज़ें हॉल्ट हो रही थी। तो हमारी सप्लाई चेन में जो था दिक्कत हो रही थी, इस वजह से हमारी इन्फ्लेशन, हमारी महंगाई जो है यहाँ पर इंडिया में वो बढ़ रही थी। इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें बढ़ रही थी। तो कह रहा है कि अगर आप बाहर की चीज़ों पर डिपेंड होगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग लोकल इनपुट्स, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस आप करते रहोगे इन फ्यूचर भी, है ना। इसलिए फोकस किस पे करना चाहिए, लोकल इनपुट्स पे करना चाहिए। जैसे कि कैसे हुआ था, कोविड-19 में हुआ था, अभी हमारी जो वॉर चल रही है ईरान वाली, उसमें हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे जब हम देखते हैं आगे बचा कितना है हमारा, हाँ, तो आगे जब हम बात करते हैं, देखो आगे क्या कहता है कि ह्यूमन एफर्ट्स इज़ इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू डिज़ाइन। तो ह्यूमन के जो एफर्ट्स हैं वो तो हर जगह ही, मतलब आप समझ लो कि ह्यूमन के एफर्ट्स के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है। चाहे आप क्या करो, आप प्रोडक्शन की बात करो, डिज़ाइन की बात करो, सुपरवाइजिंग की बात करो, इम्प्रूविंग करना प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसिंग, मतलब सब चीज़ों में क्या है, ह्यूमन के जो है एफर्ट्स तो लगती ही लगती हैं। तो ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक एलिमेंट है इस सब प्रोसेस में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर example, terms of software, electrical and mechanical engineers along with the project manager uses their expertise to develop a product। तो एक ये सब जब साथ में मिलते हैं क्या करते हैं, मतलब इंजीनियर्स हो गए, उनके मैनेजर हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, क्या करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी एफर्ट्स दे के बनाएंगे ना। तो ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, आपको कोई भी ऐसी चीज़ सेमी कंडक्टर बनाने के लिए। द एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ रिसोर्सेज शुड बी यूज। तो ये एंटरप्रेन्योर क्या बताएगा आपको, कैसे चीज़ों को आपने यूज़ करना है। कोई चीज़ बनाई है उसने, तो कैसे उसको यूज़ करना है। दस प्रोक्योरिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, फैक्ट्री स्पेस, मशीनरीज एंड स्किल वर्कर्स रिक्वायर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, है ना। टुगेदर ऑल दीज इनपुट्स आर एसेंशियल, वर्किंग लाइक पजल्स पीसेस टू क्रिएट द गुड्स एंड सर्विसेज वर रिलाई ऑन। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे। इन सब मतलब ओवरऑल इसकी समरी यही हुई कि आपको हर चीज़ की ज़रूरत होगी, पर ह्यूमन एफर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। तो क्या है कि अब हमने देख लिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैसे है, कि इनके क्या क्या रोल होता है। अब हम देखेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ, है ना। कहते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस गुड वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड मिनरल्स। तो जब भी हम कोई चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे को नेचुरल रिसोर्स की तो भाई साहब ज़रूरत होनी ही होनी है ना, उसके बिना तो काम चलना नहीं है। लैंड चाहिए आपको, लैंड मतलब वही नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए आपको, वाटर चाहिए, मिनरल्स, ये सब चीज़ें चाहिए। हाउएवर दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर नंबर 1 में कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड। अनलिमिटेड तो है नहीं, है ना, जितना भी आप यूज़ करना चाहो उतना तो करो नहीं, है ना। तो ये क्या लिमिटेड है एंड कैन बी हार्म्ड इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। और अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, इनको सही ढंग से जुडिशियस मैनर में यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनको नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल इन तमिलनाडु मैनी पीपल अर्न मनी बाई वर्किंग इन लेदर फैक्ट्रीज, है ना। कह रहा है कि अब तमिलनाडु के इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। कैसे को वहाँ पे लेदर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे काम करके पैसा कमा रहे हैं। दीज हेल्प्स द लोकल इकॉनमी। तो ये चलो लोकल इकॉनमी को तो हेल्प कर रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं तो हेल्प करेगा। बट द वेस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज कैन पोल्यूट रिवर्स एंड सॉइल। पर इस जो लेदर फैक्ट्रीज है ना, इनसे वेस्ट बहुत निकलता है ना, वेस्ट मटेरियल बहुत निकलता है। तो इससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है रिवर्स को, सॉइल को, मिट्टी को। तो कह रहा है इन द सेम वे व्हेन ओल्ड स्मार्टफोन्स or not recycled properly, harmful substance like lead and mercury can leak into the ground and water। तो कह रहा है कि सिमिलरली अब जो हम लोगों के, हम जो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, हम हर साल 2 साल 3 साल के बाद स्मार्टफोन रिप्लेस करते हैं, पुराना फ़ोन वहीं पे रख देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, उस पर कुछ हार्मफुल मटेरियल है, जैसे कि आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मर्करी हो गया, आपका लेड हो गया। इससे क्या हो सकता है कि ग्राउंड का और वाटर का जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है जब वो लीक हो जाएंगे। तो दिस पोल्यूशन कैन बी डेंजरस फॉर पीपल। और ये पोल्यूशन खाली ज़मीन को नुकसान या पानी को नुकसान नहीं करेगा या जानवरों को नहीं करेगा, लोगों को भी करेगा, इंसान को भी करेगा, जानवरों को भी करेगा, प्लांट्स को भी करेगा। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर्स टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। इसलिए समझदारी से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, है ना, हमको क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो डैट वी कैन मीट अवर। तो इसलिए ताकि हम क्या कर सकें, अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर लें, कुछ चीज़ें जो हमारे को चाहिए वो तो बनाएं, बट हम क्या करें, आने वाली जो जनरेशन है उनके फ्यूचर के साथ, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करें, वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम ये सब कुछ ख़त्म करके चले जाएं और उनके लिए कुछ भी नहीं बचे, है ना। मतलब सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेन, यहाँ पे लिखना नहीं, एक सेकंड, मेरा ये चल नहीं रहा ढंग से आज यार, पता नहीं क्या दिक्कत होगी इसको साथ। क्या होता है, सस्टेनेबल तरीके से क्या करना है, हमारे को चीज़ों को यूज़ करना है, सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ठीक है। दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, अवॉइड पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट वाइल मेकिंग प्रोडक्ट्स। जो वही उनको अवॉइड करना है पोल्यूशन को, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेसेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत हमारे लास्ट के टॉपिक्स आ गए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इधर। अब कहता है कि बिजनेसेस के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना, बिजनेसेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमने देखनी है। यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं हम। किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पहले ये देखेंगे टूवर्ड वर्कर्स और एम्प्लॉयज़, है ना। अपने पहले तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो हैं उनकी तरफ कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से हैं कि उनको क्या करना है, उनको फेयर कंपनसेशन देना है, जो वर्किंग कंडीशंस उनको जो है अच्छी देनी है। कंपनसेशन मतलब कोई अगर दिक्कत हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको अपने वर्कर्स को कंपनसेट करना है, उनको मुआवजा देना है, ठीक है। प्लस उनके लिए वर्किंग कंडीशन जो है अच्छे से अच्छी बनानी है, उनको जो सैलरी है, वेजेस हैं, वो अच्छी प्रोवाइड करनी है। इन्वायरमेंट जो उनका वर्किंग है वो सेफ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो रिस्की इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है। उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है और ट्रेनिंग देनी है उनको। क्यों? क्योंकि ऐसा क्योंकि आज के टाइम में जो बाकी के जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनका कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। उनका कंपटीशन बढ़ रहा है मतलब फॉर एग्जांपल आप सपोज़ कर लीजिए चाइना की बात कर लीजिए आप, है ना, चाइना की बात कर लें। चाइना की जब आप बात करते हो, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, सपोज़ फॉर एग्जांपल टॉय इंडस्ट्री है वहाँ की, है ना, टॉय इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग टॉयज़ बना रहे हैं। तो अब वहाँ पे जब टॉयज़ बना रहे हैं तो उन लोगों का जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा
अपग्रेडेड हैं, हाई हैं, है ना। अब उनके साथ compete अगर करना है तो वैसे ही हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ के जो टॉय इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनके स्किल्स भी जो होंगे इम्प्रूव करने पड़ेंगे, है ना। उन पे उसमें हमारे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, जब हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, अच्छे से उनको एजुकेशन देंगे, उनके स्किल्स को डेवलप करेंगे, है ना, उस चीज़ में। तो हमारे को क्या करना है, अगर कम्पिटिटिव इस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहना है तो हमारे को अपने जो है टेक्नोलॉजी, अपनी जो टेक्निक्स है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, सो डैट हम नई नई जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट रखें, ठीक है। वर्किंग प्लेस राइट्स एंड प्रोटेक्शन, तो जो लॉज होने चाहिए यहाँ पे वर्किंग प्लेस के लिए, जो रेगुलेशंस होने चाहिए, जो वर्कर्स के लिए राइट्स होने चाहिए, वर्कर के लिए जो वर्कर की वेलबींग के लिए जो हमारे को नए नए लॉज की ज़रूरत हो, वो सब वहाँ पर होने चाहिए, ताकि उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट हो, है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उनकी हेल्थ केयर की तरफ ध्यान दिया जाए, और इन सब से इंडस्ट्रीज़ डरें, है ना, ताकि अच्छे अच्छे लॉज होंगे तो वर्कर्स के लिए, तो फिर इंडस्ट्रीज़ पे भी ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, देखो यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। द बिजनेस आर मोटिवेटेड टू एड्रेस सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न इन देयर ऑपरेशंस टू बेनिफिट सोसाइटी एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो बिजनेसेस होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट किसके लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है ना। उनको अपने प्रॉफिट का कुछ कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के लिए। और बायोडाइवर्सिटी के 2% होता है उनको कंट्रीब्यूट करना होता है, वो भी हर साल नहीं करना होता है, इनके फिक्स किया गया है कि एक कुछ पीरियड के बाद उनको क्या करना है, सोसाइटी के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए उनको कंट्रीब्यूट करना अपना प्रॉफिट का। उससे क्या होगा कि जो उन्होंने नुकसान किया हुआ है, अगर उनकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई होगी, है ना। उससे बायोडाइवर्सिटी, नेचर के लिए वेलबींग होगा, सोसाइटी के लिए वेलबींग होगा। तो इन सब के लिए क्या होगा, जो लोगों के लिए अच्छा किया जाएगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ उनके लिए ट्रीटमेंट अच्छा हो, और एम्प्लॉयज़ के लिए नई नई स्कीम्स आएँ। ये सब इन्होंने बताया है, ठीक है। इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ इन 2014 दैट mandated companies to spend 2% of their average profit of the last 3 years। बताया कि लास्ट 3 ईयर ताकि आप क्या कर सको इन सब चीज़ों का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें देखी। यहाँ पे आगे आप खुद देख लीजिए, ये कुछ इतना है नहीं है, मेन हमने बहुत अच्छे से आज यहाँ पे कवर करा है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहा हो, है ना, फिर भी कुछ डाउट रहा हो, क्योंकि बेटा ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये इकॉनमी का आपका बेस होने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो, अगर आप पहले तो मेरी वीडियो को रिपीट में देख लीजिए, जहाँ पे भी आपको डाउट हो क्लियर हो जाएगा। इन केस नहीं भी होता है तो आप मेरे को कमेंट में अपना कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये आप लोगों को इंश्योर करता हूँ कि मेरी तरफ से आपको रिस्पॉन्स हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, बट वो आएगा ज़रूर, ठीक है बेटा। तो चलो अब आप लोग भी अपना काम करो, मैं भी आपके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाता हूँ, फोकस करता हूँ कि कौन सा लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ। और बस यही बोलूँगा कि पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहो, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। टेक केयर बेटा, बाय बाय।